माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एक और वन शॉट को एंटरटेनिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है, मैंने बस 30 रुपए का मेंबरशिप लगाया हुआ है, तो आप लोग उसे बाय ऑन कर सकते हैं एंड देन मेरे पार्ट फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है। और फोर्थ चैप्टर डेविल सीओ वाले का, उसमें भी मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से प्लस मैसेंजर का लिंक पिक कर सकते हैं, देन सुन सकते हैं। जिन लोगों को भी देखो फैन फिक्शन स्टार्ट करना है या सुनना है, वो मेरे फोर्थ चैनल इंडियन पॉपा पॉपा भी कुक चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक लड़का अपने घुटनों पर बैठ करके और एक छोटा सा बॉक्स खोल करके उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है, हे, क्या क्या आप मेरे ड्रीम बॉय बनोगे? क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ। मैं आपसे कह ना सका, पर क्या आप मेरे लिए हाँ करोगे? उसकी बात सुन करके, जो कि थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा था, बट फिर भी वो शख्स चारों तरफ से फूलों के बने हुए घर के बीच में वो उसे खड़ा करता है और कहता है, ऑफ कोर्स, आई एम योर ड्रीम बॉय, आई एम ऑल्सो ए स्टार, क्यों नहीं प्लीज? और इतना बोल कर उसके फोrehead पे किस करता है एंड देन अपना हैंड बढ़ा देता है, जिस हैंड में भी उस स्टार को, जो एक चमकता सितारा था, उसे रिंग पहना देता है। और फिर वो स्टार उसे गले लगा लेता है। तभी एक बाल्टी पानी उसके ऊपर आती है और भी कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? तभी उसकी मॉम बेलन लेके आती है, उसके सर पे मारते हुए इसको डुगू को पिछवाड़े को लाल करते हुए कहती है, कमबख्त लड़के, आज फिर तुम काम पे लेट हो जाओगे। देखो आचंक तुम्हें बुलाने के लिए आया हुआ है और तुम यहाँ हो कि बड़े बड़े पता नहीं क्या ही कर रहे हो। तुम्हारे बाबा 4 दिन के लिए काम से बाहर गए हैं और तुम नवाब साहब बन के बैठे हो। तभी जांगचन की हंसने की वॉइस आती रही थी, यस आंटी यस, मारिए मारिए इसको और मारिए इसको और मारिए, हाँ ये ऐसे ही करता रहता है। विंग कहता है, आचिंग के बच्चे, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, रुक जा तू। और इतना बोलकर उतर के उसको भागने लगता है और उसकी मॉम दोनों को मार पिटाई कर रही होती है। उसके बाद विंग भाग के वॉशरूम जाता है और उसकी मॉम कहता है, इसको काम पे सही से मन लगाओ, इसे पता है ना हमारी कंडीशन कैसी है, हम इतने पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते और इनकी जनाब पर लेकर के डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, पर जॉब इनसे एक भी संभाली नहीं जाती, इंटर्न कर रहे हैं वो भी इनसे सही से नहीं होता है। वो कहता है, आह आंटी, वैसे भी सच पूछू ना तो वहां पे काम करना बहुत टफ है, सच कह रहा हूँ। वैसे देखते हैं क्या होता है। आज हम दूसरी जगह इंटरव्यू के जाने वाले हैं, हो सकता है शायद से हम सिलेक्ट कर लिए जाए। उसकी बात सुन करके कहती, ओ अच्छा ठीक है, फिर मैं कुछ अच्छा और बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा कहता, यस आंटी, आप हमारे लिए पैनकेक क्यों नहीं बनाती? फिर वहां पे चली जाती है विंग की मॉम पैनकेक बनाने के लिए। तब तक विंग भी अच्छे से रेडी होकर के, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, गले में टाई, और जंगचिंग ने भी सेम वेयर किया हुआ था और वो ब्लैक कोट इतना वेयर किया हुआ था। एंड देन दोनों नीचे आते हैं जहाँ पे उसकी मॉम पैनकेक बना के रखी हुई थी। तो विंग कहता, ओहो पैनकेक, इतना सारा पिटाई लगाने के बाद प्यार आ रहा है? अब तो मेरी मॉम हो ही नहीं सकती, है ना आचन? आचन कहता है, आंटी देखिए आपको क्या बोल रहा है। उसकी मॉम विंग के कान उखाड़ते हुए कहती, कमबख्त लड़के, क्या कहा तुमने? ये बात दोबारा मत बोलना, हम इतनी मुश्किल से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। नौकरी ढूंढो और सेटल हो जाओ, समझे ना? रिंग मुंह बनाते हुए कहते, हाँ तो मेरे लिए कौन सा सुगर डैडी बैठा होगा, कुछ भी। और इतना बोलकर वो दोनों निकल जाते हैं। इंटरव्यू वाले दिन उन दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है और फिर वो लोग इंटरव्यू दे करके वापस आ जाते हैं। शाम के टाइम था, दोनों पार्क में बैठे हुए थे। विंग टाइड ढीला करते हुए कहता है, ब्रो पता नहीं क्यों पर लगता नहीं है कि मैं इंटरव्यू पास करूंगा। कहता है, हाँ चल ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। और तब वहां पे एक बच्चा भागते आता है, क्योंकि उसने एक बॉल मारी थी तो जियांगचिंग ने उठा लिया हुआ था। तो विंग कहता है, हे किडो क्या कर रहे हो? कहता, अंकल अंकल वो बॉल मेरे को पास करा दो ना, मुझे उसे खेलना है। आचिंग कहता, ओ हमारे साथ खेलो। फिर वो कहता, ओके अंकल। और इतना बोल करके जियांगचिंग और विंग दोनों उस बेबी बॉय के साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है।
खेल कर जब हो जाता है तो एक ड्राइवर आता है और उस बेबी बॉय को ले जाता है, तो वो दोनों को बाय बाय करते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बेबी बॉय एक बड़ी सी लग्जरियस कार में आके बैठा हुआ था, एंड देन वहां से वो चला जाता है। फिर जियांगचेंग और विंग मुंह उठा करके अपने घर के लिए निकल लेते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम डंडे लेके स्वागत करती है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, लगभग शाम हो गया था, जिस वजह से उनको मार पिटाई पड़ती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जियांग यू कहती है, शैतान कही के विंग के साथ रह के तुम भी बिगड़ गए हो। इस पे आचन कहता, माँ मैं नहीं बिगड़ा हूँ। हाँ, अब वैसे भी आज हमने इंटरव्यू तो दे दिया है, पता नहीं क्या ही होगा। तो सभी लोग थोड़े से टेंस थे। एक वीक बाद उन लोगों को रिजल्ट आ जाता है, जहाँ पे जियांग चेंग, विंग और उसके साथ दो और लोगों ने इंटरव्यू दिया था। एक बार में 4 इंटरव्यू के लिए जाते थे ना, तो वो पूरी की पूरी टीम ना सेलेक्ट कर ले जाते हैं। जियांग चेंग भागता हुआ आता है विंग के पास और कहता, विंग हमें काम मिल गया यार, सच में। कहता, यस ब्रो, हमें लगा नहीं था कि हमें काम मिल जाएगा, और जो भी हमें मिल गया। इतना बोल करके और वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे। उसके बाद फिर अगले दिन से उन लोगों को काम पे जाना था, तो उन लोगों ने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बारे में मम्मी से पैसे मांगे, जो कि उनकी मम्मी ने मार पिटाई करने के बाद ही दी थी। फिर वो लोग मॉल आते हैं और वहां पे कुछ कपड़े वगैरह बाय करना स्टार्ट करते हैं। तो विंग कहता है, तू ये सब ट्राई कर, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो जंगचन कहता, हाँ मेरे लिए भी लेते आइयो। विंग कहता, ठीक है लेता आऊंगा। इतना बोलकर वो आता है, और वेंडिंग मशीन होती है ना मॉल्स में, तो वो वेंडिंग मशीन को ना ऐसे बटन दबा देता है और फिर मोबाइल में ना कुछ चेक करने लगता है। तभी वो जैसे ही झुक के जूस उठाने वाला होता है, वहां पे एक और शख्स वो झुक करके और उस जूस को ले लेता है और खोल करके पीना शुरू कर देता है। विंग कहता है, हे यू, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे वाले जूस को लेकर के पीने की। और इतना बोल करके विंग उसके हाथ से वो जूस छीन लेता है, और वो जो खोला हुआ था कहता, भरा आया हाँ। और इतना बोल करके और वो उसे लेकर के चल देता है वहां से। वो शख्स बस उसे बस जाते हुए देख रहा था और कुछ भी नहीं। विंग जब थोड़ी देर बाद वहां आता है तो कहता, ये ले आचंग, ये तेरा है। जंगल कहता, मेरा तो ठीक है, पर तुम्हारे पास दो दो, तुम दो दो पीने वाले हो क्या। विंग कहता, व्हाट डू यू मीन कि मेरे पास। और फिर जब अपने आप को देखता है तो उसने एक पॉकेट में डाल रखा था, और एक उसके हाथ में था, और एक उसने जियांगचेंग को दिया था। कहता, सिट, मतलब ये उसका है। और फिर वो भागता है उल्टे पर वहां पे उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पे वो शख्स होता नहीं है। और कहता, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं उसके ऊपर इतना चिल्लाया और मैंने उसका कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया। आह तेरी की। और इतना बोलकर वो वापस आता है, जहाँ पे जांग जेंग कहता, क्या हो गया। कहता, कुछ नहीं ब्रो, आ गड़बड़ कर दी मैंने। खैर छोड़ो, चलो। फिर वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते पीते कपड़े बाय ऑन करते हैं, एक दो सेलेक्ट करके और उसको पहन करके ट्रायल रूम में देखते हैं, एंड देन फिर वापस से घर आ जाते हैं। अगले दिन विंग और जियांगचिंग दोनों का अपार्टमेंट अलग था, जहाँ पे विंग को जो मेन मॉडल्स या एक्टर्स होते थे या सिंगर्स वगैरह होते थे, तो उनके साथ काम करना होता था। तो उसे भी एक हायर किया गया था मैनेजर के साथ में। तो वो एक सिंगर, एज ए मॉडल, एज ए एक्टर, और खुद इस कंपनी का सीईओ था, वो सब कुछ था। तो उसके साथ काम करना था। विंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी वहां पे सारे क्रू मेंबर आ गए थे, जिसको क्रिस एक एक करके हर चीज सिखा रहा होता है कि आज सर का परफॉर्मेंस है और सभी को सब कुछ करना है। विंग भी चुपचाप सुन रहा था। फिर सबको स्टेज पे भेजा जाता है और सब वहां पे जाके काम करने लगते हैं। तभी विंग देखता है कि ये जो माइक और बटन्स है और मैक है, तो ये सब ना जो सिंगर आएगा, जो गाना गाएगा यहाँ पे, उसकी बॉडी में फिट करना है, अंदर उसको कपड़ों को टू टाइट वगैरह करना है, पूरा चीज करना है। तो वो उसको लेकर के हाथ में वेट कर रहा होता है। तभी वहां पे उस शख्स की एंट्री होती है, क्योंकि वो ट्रायल लेने के लिए आया था, ताकि पर्दे हटेंगे तो वो फिर एंट्री मारेगा एंड देन खड़ा हो जाएगा। तो वो वहां पे आता है, जिसे देख करके विंग, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, सांसें रुक गई थी, उसको छोड़ के भाग गई हुई थी वो। और वो बस उसे देख रहा था और कहता है, ओह माय गॉड, पेप्सी चोर। और फिर उसके पास आता और कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं मुझे कल मॉल में तुम्हारे पेप्सी नहीं चुराने चाहिए था। वो शख्स उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, यस, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम पेप्सी चोर हो। कहता है, मैंने बोला ना सॉरी, पेप्सी चोर बोलने की क्या जरूरत है हाँ। फिर वो कहता, ओ अच्छा, ये क्या तुम मेरे पे लगाने वाले हो। विंग कहता, एक्सक्यूज मी। कहता, मैंने कहा ये क्या तुम मेरे बॉडी पे लगाने वाले हो। विंग कहता, नो। तभी अनाउंसमेंट होती है और विंग कहता है, विंग को बुला लिया जाता है। विंग ना उसको बिना कुछ देखकर वहां से भाग जाता है।
और जो उसके हाथ में था वो सामान उसके बॉडी में फिट किया भी नहीं और वो वहां से भाग जाता है। फिर अंदर आता है जहाँ पे एक लड़की कहती है कि अभी सर आएंगे तो तुम उनके पास रहना, उन्हें कोल्ड ड्रिंक और जो भी चीज चाहिए होगा तो वो तुम ला के दे देना, ठीक है ना सर, अभी जस्ट आते होंगे। तो ओके ठीक है। और वो वहाँ पे वेट कर रहा होता है। यहाँ पे 3-4 हेयर ड्रेसर थी, कुछ लड़कियां भी थी, सब सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत जन थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है फिर से वही शख्स की जो स्टेज पे था। वो आते ही सब चिल्ला रहे, ओह माय गॉड, यू सो हैंडसम, वो सो प्रीटी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ी हुई है, और ऐसे लोग वो चिल्ला रहे थे। और वो आके बैठ जाता है और विंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, तो पेप्सी चोर, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। वो कहता, व्हाट? कहता, तुमने सुना नहीं, मैंने बोला मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। विंग कहता है, ओके सर। और इतना बोलकर वो दांत पीसते वहां से जा रहा होता है। और वापस से वो बेंडिंग मशीन में उसको ऐसे क्लिक करके निकालने वाला होता है। वो निकाल कर जैसे ही लेके आ रहा हो, पलटता है वहां पे, तैसे ही वही शख्स उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है। जिस तरह से विंग उसके हाथ से छीना था ना कल, उसी तरीके से वो उसके हाथ से छीन लेता है, टक करता है, जिससे कि थोड़ा सा जो छींटा होता है वो बेचारे के विंग के आंख में चला गया था। एंड देन वो वापस से उसके सामने में गटकना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि उसके एडम एप्पल को देख रहा था कि किस तरीके से वो उस पेप्सी को जब पी रहा था, तो उसका गला ऊपर नीचे हो रहा था और विंग लाइक वैसे देख रहा था। तभी एक गर्ल्स उसको आती है और क्यों नहीं मारते हुए कहती, हे, इस तरह से तुम क्यों घूर रहे हो वांगजी सर को? हाँ, क्या तुम्हें दूसरा काम नहीं है? चलो फुटो यहाँ से। विंग कहता है, एक्सक्यूज, इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तभी वांग जी कहता है, या तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो कहती है, तो क्यों ना करो भला, वो न्यू कमर है और तुम्हें ऐसे कैसे देख सकता है, बोलो तो रिया की बात सुनने के बाद वो कहती है, आह, ठीक है पापा, चलो। फिर या और वांग जी दोनों उस रूम में आते हैं जहाँ पे सभी लोग खड़े थे। या सवेरे हेयर ड्रेसर को बोलती है कि इसको मेकअप करो और देन कपड़े पहनाओ। वहाँ पे बहुत तरह के ड्रेस लाए गए थे, जिसमें से एक ड्रेस वांगजी ने सिलेक्ट किया था। और आने के साथ ही उसके लिए 3-4 और ड्रेस भी आए हुए थे। तो पहले वो ब्लैक कलर का लेदर वाला जैकेट पहनता है, फिर उसके ब्यूटिशियंस जो होते हैं बॉयज, वो उसको मेकअप वगैरह करके बाल वगैरह का हेड सेट कर देते हैं। और विंग के हाथ में अभी भी वो माइक था जिसको वो वांगजी के कान में और वो सब सेट करना था, लेकिन उससे पहले वांगजी का फोटो शूट होना था। वो रेडी होकर के जैसे ही जाने को होता है, वांगजी उसे देखता है, जो कि विंग कपकपाए हुए अपनी जगह पे खड़ा था शांतिपूर्वक और सभी सिनेरियो को देख रहा होता है। यह आके उसके पास बोलती है, हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाँ। विंग कहता है, आई एम सॉरी मैम, पर मुझे क्या करना है? कहता है, कुछ करना नहीं है, वहां जाओ कारपेट पे और उस लैंप को लेके खड़े रहना, ठीक है ना? विंग कहता है, ओके मैम। फिर से वो ब्लूटूथ और कनेक्टेड जो था वो सभी को रख देता है और लैंप लेके एक तरफ से एक साइड खड़ा हो गया था। दूसरे साइड से नीहे संग खड़ा था और वो लोग फोटो शूट करा रहे थे, जहाँ पे वांग जी अलग अलग पोज दे रहा था, अलग अलग कपड़े में और अलग अलग स्टाइल के साथ में पिक्चर क्लिक्स हो रहे थे। सारे पिक्चर का कलेक्शन हो जाने के बाद फिर से वांग जी को अंदर लाया जाता है। अब मेन फाइनल परफॉर्मेंस वाले ड्रेस पहनना था। या करके उसको बोलती है, हे, इसे कौन लगाने वाला है ब्लूटूथ कनेक्टर? विंग कहता है, मैं मैम। और फिर वो आ करके और वांग जी उसकी कमर को पहले ना आगे से पीछे की तरफ पकड़ता है, देन उसके अंदर माइक को खोस देता है और फिर वो पीछे चला जाता है और कोट के अंदर से सारे तार्स को ना निकाल करके और फिर वो आगे आता है, जो कि वो बहुत क्यूट और सावधानी पूर्वक सब कुछ कर रहा था। वही वांग जी जो कि विंग को कल से लेकर के आज तक बस नोटिस ही कर रहा था, वो अचानक से उसके सामने में झुक जाता है, वो भी एकदम क्यूटनेस के साथ में। इसे देख करके विंग अपना फेस पीछे कर लेता है और उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, जहाँ पे वांग जी विंग को बस बेसुध बेटक देखे जा रहा था। विंग चुपचाप से जल्दी जल्दी से वो ब्लूटूथ कनेक्टर उसके दोनों कान में सेट कर देता है और बाल वगैरह के पीछे टक कर देता है अच्छे से, और फिर वो साइड हो जाता है। तभी वांग जी उससे कहता है, हे किडो, व्हाट्स योर नेम? विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तभी यह बोलती है, हे, क्या पूछ रहे हो तुम, चलो भी स्टेज पे जाने का टाइम हो गया है। और इतना बोल करके वो वांगजी को खींच के ले जा रही होती है। वांगजी के जाने के बाद विंग के जान में जान आती है और कहती है, "हाँ, पता नहीं क्यों इसे देखने के बाद मुझे बहुत डर लगता है।" उसके बाद उधर वांगजी का स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा था और वो वहां पे लगभग आधे घंटे होने वाले थे। सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी का सब जब सारा पैकअप हो जाता है, तो वो वापस से अपने वैनिटी वैन में आके बैठ जाता है। वो आके बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग
बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जिन जो उनके साथ पिक्चर खिंचाने वाले थे, लेकिन वांग जी अपनी वैनिटी वैन में बैठा हुआ था और उसे कंपनी निकल रहा था, क्योंकि उसे काम भी तो करना था। और वांग जी ज़्यादातर मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करता था। क्रिस सबको वहाँ से हटाने के लिए इहा को बुलाता है। इहा एज ए मॉडल वो उस इंट्रो देती है और उसने बहुत ही ज़्यादा रिवेलिंग वाली ड्रेस पहनी हुई थी, तो वहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक कराने लगते हैं और वांग जी वहाँ से उस वैनिटी वैन के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन एरिया में बीइंग, जो कि अब वो कंपनी सीधे पहुंच चुका था, वहां का सारा सामान पैकअप वगैरह करने के बाद जहाँ पे वो खाना लेने के लिए आता है, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे। फिर भी यहाँ पे आर्ट का जो स्टूडेंट बोल सकते हैं, चाहे इंटर्नी बोल सकते हैं, ट्रेनी भी बोल सकते हैं, वो सभी लोग थे। जिन न्यू न्यू डिपार्टमेंट का था, तो वो चुपचाप खाना निकाल के आ रहे होते हैं। तो आर्ट डायरेक्शन के कुछ जो दो तीन मैन बोल सकते हैं हम उसको, वो थोड़े पागल टाइप के थे, साइको टाइप्स के, और वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। तो जैसे उससे पता चला कि ये न्यू कमर है और न्यू ट्रेनी है यहाँ का, विंग के प्लेट्स को लेकर के गिरा देता है। उसका सारा खाना गिर चुका था और विंग को वो लोग नीचे गिरा करके दो चार लात लगा भी देती है और विंग को बुली किया जाता है। तभी वहां पे यह आती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस। यह को देख करके विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और विंग को वहां पे गिरा हुआ देखती है, तो उसके हाथ में जो जूस का गिलास था वो उसके मुंह पे पूरा गिरा देती है और कहती है तुम वही हो ना जो वांगजी सर के साथ ज्यादा चिप हो रहे थे। हाँ, एक बार कान खोल कर सुन लो, वांगजी सर मेरे हैं और वांगजी सर सिर्फ मेरे साथ ही हैंग आउट करते हैं और सभी चीजें, तो तुम उनके करीब जाने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत करना, समझे ना। विंग अपना रोना धोना उठा करके वॉशरूम आता है, अपना पूरा थोबड़ा साफ करता है और जब टिश्यू पेपर से अपने आईज को क्लीन कर रहा होता है, तभी वहां पे जियांग चेंग आता है। विंग की आंखें जूस की वजह से रेड हो चुकी थी और वो एक तरफ से दिखाई भी नहीं दे रहा था। आचेंग आता है, उससे पूछता है विंग तुम्हारी हालत ये किसने करी। हाँ, विंग रोते रोते कहता है मुझे यहाँ नहीं काम करना आचेंग, यहाँ पे बहुत बुली करते हैं। मुझे मुझे कोई काम नहीं करना, मैं क्वाइट क्वाइट कर दूंगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आजिन उसको गले लगा लेता रहता है, शांत हो जाओ, मैं ना सर से बात करूंगा, ठीक है ना। विंग कहता है कुछ कुछ भी कर लो पर मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे काम नहीं करना। वो लोग एक तो वहाँ वहाँ बोली किया मुझे, और अभी मैं खाना लेके आ रहा था, मेरे सारा खाना गिरा दिया और मेरे आंखों में जूस डाल दिया, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। जानचिंग कहता है कोई बात नहीं। तभी एक शख्स जो कि मास्क लगाए हुए था वो बाहर आता है और हाथ हैंड वॉश करते हुए कहता है तो अगर कोई तुम्हें bully करता है या वटेवर जो भी करता है, तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दो, दैट्स इट। इस तरह से हार मान करके और किसी की भी जाति को सहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो पलट कर जवाब दो, टिट फॉर टैट। और इतना बोलकर वो शख्स वहां से चला जाता है। विंग और जियांगचिंग बस जाते हुए उस शख्स को देख रहे थे। भारी आवाज, एकदम हस्की टोन, कौन था पता नहीं, कौन है पता नहीं, पर जो भी था अच्छी बात कह के गया था। जांग चेंग विंग को लेकर के कैंटीन एरिया में आता है, जहाँ विंग अभी भी रो रहा था और कहता तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाता हूँ, ठीक है ना। विंग बस रोए जा रहा था और अपने आप को साफ कर रहा था। तभी वो मास्क पहने हुआ वाला मैन उस एक हाथ में प्लेट में केक लिया हुआ था और एक हाथ में जूस था, वो ला करके उसके सामने रख देता है और कहता है रोने से काम नहीं चलता, तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो तुम बहादुर बनोगे। और इतना बोलकर उसके बालों को रफल करते हुए वहां से चला जाता है। वही उसको बस जाते हुए देख रहा था, तब तक जांगचेंग आ जाता और कहता है हे ये तुम्हारे लिए, और इतना बोलकर वो टेबल को देखा जहाँ पे ऑलरेडी एक जूस का गिलास था और केक था, और विंग से पूछता है ये किसने दिया तुम्हें। विंग विंग कहता है ये वही था तो वॉशरूम में मिला था ना। आचन कहता है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और वो दोनों मिलकर के वो सभी चीजों को जो उन्होंने बाई करा हुआ था और जो कुछ भी वो था वो खरीद के लाए थे, वो सब खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद विंग कहता है आचन मुझे ना सेल्फ डिफेंस की क्लास लेनी है। आचन कहता है ओके। फिर वो दोनों आते सेल्फ डिफेंस की क्लास लेने के लिए और वो दोनों रोज रात को 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे। अब लगभग ऐसे ना
ऐसे ही चल रहा था, मतलब विंग पूरा दिन सूट के लिए भाग दौड़ करता और वांगजी के आगे पीछे घूमता रहता। और हिया उसके उसके आसपास भी जाने नहीं देती थी और उसे बहुत बुली करती थी। एक तो सेक पे बुली करती थी, ऊपर से खाना वगैरह लाने जाता या कॉफी लेने के लिए जाता हुआ था तो कॉफी से हाथ जला देती, खाना उसका फेंक देती, आंखों पे या मुंह पे दाल या सॉस या गर्म पानी फेंक देती। इस तरह से ना विंग ना बहुत टॉर्चर हो रहा था एक वीक से। लेकिन वो सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ना अपना सेल्फ डिफेंस वाले क्लास पे ले रहा होता है। अब लगभग 10 दिन हो चुके थे जहाँ पे विन पहले थोड़ा सा रोतरू बन के घुमा करता था और या कि बोली करने के बावजूद वो बुली हो जाता था। अब ऐसा नहीं था, वो पूरी तरीके से किसी को मार पछाड़ सकता था। इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस था और वो वापस से कहता है आचिंग, तो आज हम काम के बाद ना शॉपिंग मॉल चलेंगे, ठीक है? तो कहता ओके ठीक है। फिर वो लोग सूट पे आ जाते हैं जहाँ पे वांगजी रेडी हो चुका था और उसको कोट वगैरह पहनाया जा रहा था। तभी वांगजी वो लड़की को कहती है कि ये तुम छोड़ दो और उस न्यू कमर बॉय को बोलो कि वो आकर के अब मेरे साथ जो जितना भी काम है वो सारे काम करे। विंग को बुलाया जाता है। विंग को बोला जाता है कि ये सर को कोट है, हर 5 मिनट के एक सूट होगा और हर सूट के बाद तुम्हें ये कोट और ये शर्ट चेंज करना होगा। विंग भी लाइक मैं कैसे करूं, मुझे तो आता ही नहीं है, कहाँ फंस गया मैं, कोई तो बचाओ, उठा लो रे बाबा इस सूट सूट को रे। ऐसे उसके दिमाग में चल रहे थे और वो कपड़ा का पूरा बंडल लेके खड़ा था। वांगजी हर एक सूट के बाद एक सूट बदलते जा रहा था और विंग उसमें से सूट निकाल करके वांगजी का पहना हुआ सूट उस पे फेंक करके उसको पहना रहा था और उसके कपड़ों को ठीक कर रहा था एंड देन हेयर स्टाइल वगैरह को भी। और ऐसे ही चल रहा था पूरे 2 घंटे के सूट के दौरान। विंग ने लगभग 25 से 30 सूट उसे पहनाए होंगे और न्यू कपड़े, टी शर्ट या फिर शर्ट वगैरह वो सब कुल मिलाकर। और वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने हैवी काम होते क्यों हैं। वो जब सूट का पूरा पैकअप हो जाता है तब वांग जी विंग को ऑर्डर देते हुए कहता है मेरे लिए जा करके 2 कॉफी लेके आओ। विंग उसकी वॉइस सुन करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये वॉइस कुछ जानी पहचानी लग रही थी और उसने कहीं तो सुना था लेकिन कहाँ विंग को याद नहीं आ रहा था। विंग बाहर कैंटीन एरिया के पास आता है क्योंकि सूट वाली जगह पे कैंटीन एरिया भी होते हैं या फिर बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। तब कॉफी की मशीन लगी हुई थी वहां पे, वो सारा चीज कॉफी वगैरह डालकर बनाना स्टार्ट करता है। तभी हिया आती है और उसे धक्का देते हुए कहती है हटो बे, बाद में पी लिया तू। और इतना बोल करके वहां पे वो मग लगा करके कॉफी भर लेती है और ले करके वांगजी के लिए चली जाती है। विंग का ना हाथ जल गया था और उसको चोट भी लग गई थी, वो अपने हाथों को फूंक रहा था और फूंकते हुए वापस से एक केन कैफी भरता है क्योंकि 2 बनाना था। वो भर करके जब वहां आता है तो हिया वांगजी को वो कॉफी प्लेस कर रही होती है जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, एक स्माइल देते हुए हिया के हाथ से वो कॉफी ले लिया हुआ था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वांगजी सर ने उसे बोला था कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर के आओ, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई। फिर भी वो उस कॉफी को लेके खड़ा था। वांग जी हिया के हाथ से भी कॉफी ले चुका था और विंग ना वहां से जैसे पलट के जाने को होता है। वांग जी उसके पास आकर कहता है ठहरो। विंग अपनी जगह पे जम चुका था, मुझे उसके सामने आते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहता है एक्चुअली सर आपके हाथ में कॉफी है तो मैं इसे वापस रख के आता हूँ। वांग जी हिया का दिया हुआ कॉफी को वो साइड टेबल पे रख देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कॉफी लाने की, फिर तुम मुझे बिना दिए कैसे जा रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? जो किसकी अचानक से गुस्से वाली टोन करके सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये आते हुए कहती है बेबी ये क्या कर रहे हो? वो 2 टके का न्यू कमर ट्रेनी है, उसकी क्लास क्यों लगा रहे हो? छोड़ो जाने भी दो। क्या क्या हाथों को अपने हाथ से हटाते हुए वांगजी विंग से कहता है हे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे लिए 2 कॉफी लेके आओ? एक तो तुम एक लेके आओ और लाए तो इसे भी वापस लेके जा रहे हो। हाँ, विंग वो कॉफी बढ़ा देता कहता आई एम सॉरी सर, मैं अभी दूसरा लेके आता हूँ। भगजी कहता है ग्रेट, अभी जाओ और दूसरा लेके आओ। विंग भाग के जाता है और कॉफी भाग से उसमें ना थोड़ा सा बचा हुआ था, एक्स्ट्रा बना हुआ था वो, इसी वजह से तो वो जल्दी जल्दी से एक और केन भर करके और उसके पास आ जाता है लेकर के। वांगजी कहता है ग्रेट, अब इसे पियो। विंग कहता ओ और सर? भगजी कहता मैंने कहा ना इसे पियो, पी लो। विंग उसे ऐसे 2 सिप लेता कहता जी मैंने पी लिया। वांगजी जो पिया हुआ कॉफी था ना वो लेता है और फिर अपना पिया हुआ कॉफी विंग को दे देता है और विंग का पिया हुआ कॉफी लेकर के वो पीते पीते वहां से चला जाता है। और ये सीन वहां पे मौजूद सारे कास्ट क्रू मेंबर ने, यहाँ तक कि हिया ने भी देखा हुआ था और सबके तोते उड़े हुए थे। विंग के तो चौके छक्के तोते सारे उड़े हुए थे।
अब इनको समझ नहीं आ रहा था। या दांत पीसते हुए कहती है, यू लिटिल सीट, और एक थप्पड़ उसे मारने वाली होती है कि विंग हाथ रोक देता है बीच में, कहता है, देखिए मैम, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए आप मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकती हैं। इतना बोल करके उसके हाथ को झटक करके और विंग वहां से चला जाता है। अब फिर वो वापस से कैंटीन एरिया में, जहाँ पे वो बुली बॉयज ना आज वापस से विंग को बुली करने वाले थे, इसलिए विंग ने अपना खाना जो निकाल रहा था, जैसे कि रामन्स हो गया, उसके बाद सॉस हो गया, उसके बाद चटनी जो मिक्स्ड होती है वो हो गया, नूडल्स हो गया, थोड़ा सा राइस हो गया, तो और चम्मच, ये सब ले करके जैसे ही आ रहा होता है ना, वो हिया आती है और उसके हाथ से प्लेट छीनने का ट्राई करती है। विंग ने उस प्लेट को इतना टाइटली पकड़े हुए था कि उसी प्लेट को ना हिया के गले पे एकदम चाप करके उसे टेबल पे टिका देता है, जिससे कि एक तो हिया के कमर में चोट लगी थी और वो भयंकर वाला लगा था, ऊपर से प्लेट से विंग ने उसके दाब के रखा हुआ था और बोलता है, क्यों रोज रोज पूरी करने में मजा आता है, हाँ ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। फिर एक लड़का ना एक कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा था, वो उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक छीनता है और हिया के पूरे फेस पे डाल देता है। हिया, उसकी आंखें जल रही थी और उसका फेस बहुत ज्यादा जल रहा था, क्योंकि एक तो केमिकल रिएक्शन उसके फेस पे जो मेकअप वगैरह का सामान लगा था वो उससे, और जो कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं उसकी वजह से। और वो रोते रोते भागती है, क्योंकि उसे अपनी आंख खुल भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो बुली बॉय जो 3-4 थे, वो रोज जो विंग को परेशान करते थे, वो कहते, वो बच्चे तो ज्यादा चर्बी चाहिए तुझे, हाँ, इतना बोल करके उसके हाथ से वापस प्लेट छीनने वाला होता है। विंग उसके हाथ से प्लेट छीन करके दूसरे टेबल पर प्लेस करता है एंड देन एक मुक्का मारता है, वो सीधे जाके दूर गिरता है और दूसरे तीसरे बच्चे से टकरा जाता है। और उसके बाद फिर वो आता है, अब बाकी को उठा पटक करके धुलाई करना शुरू करता है। अच्छे तरीके से धो पीट देने के बाद वो किचन का हालत देखता है, जो कि बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो चुका था, कई सारे प्लेटों को गिरा डाला था, लेकिन हाँ, उनकी कुटाई बहुत अच्छे से करी थी विंग ने, और वो सारे इधर उधर लुढ़ के पड़े थे। तभी सारे लोग, जितने भी अलग अलग जो लोग थे वहां पे खाना खा रहे थे, वो सब लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। वही कॉर्नर में खड़ा एक शख्स, वो भी स्माइल कर रहा होता है, जो कि क्रिस होता है हमारा, और वो फोन लेकर के वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि कैंटीन एरिया में पिटाई हो रही है किसी की, तो वो आया था चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग ही लेवल के मार पिटाई चल रही थी भाई। वो आता है और वांगजी को वो फोन दे देता है, जहाँ पे वांगजी उस फोन को देख करके बस एक स्माइल पास कर रहा होता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो क्रिस को कुछ कहता है कान में, क्रिस कहता ओके सर, डन। अब वही दूसरी तरफ विंग सबको कूट पीट के कूटा पीटा कर लेने के बाद आराम से एक खाली को खोपचे पे जाता है, उस टेबल को साफ करता है, अपना ट्रे रखता है, देन चॉपस्टिक से खा रहा है। सारे लोग खड़े होकर के एकदम घूर घूर कर विंग को देख रहे हैं, और जो जिनको मारा था विंग ने वो सब इधर उधर लूट के पड़े हैं, लेकिन हमारा विंग मस्त खाने में लगा हुआ था। खा चुकने के बाद वो वापस से के वॉशरूम में आता है और आ करके अपने आप को क्लीन करता है, क्लीन करके हाथ को देखता है जहाँ पे उसे चोट लग गई थी। फिर वो जा करके 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और वो मतलब ऊपर वांगजी के कमरे की तरफ आने लगता है, जहाँ पे वांगजी उसे देखता है तो आने के लिए बोलता है, और फिर अपनी कुर्सी को टर्न कर लेता है। फिर वही उस एक जो कॉफी था उसे वहां पे रख देता है और उस केबिन से वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो जांगचिंग को कॉल करता है, आचेंग क्या तुम्हारा हो गया, मैं आ रहा हूँ। उसकी बात सुन करके आचेंग कहता है, हाँ हाँ मेरा भी हो गया, चलो चलते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग शॉपिंग मॉल आते हैं। शॉपिंग मॉल आने के बाद वो लोग शॉपिंग करते हैं, तो कार्ड उसका ना दुकानदार ले नहीं रहा था और बोल रहा था कि आई एम सॉरी सर, आपका कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरी बात की आपका बिल पेमेंट हो गया है। रिंग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और यांगचेंग को भी, और कहता मेरा कार्ड किसने पेड किया। कहता सर आई एम सॉरी सर, पर उन्होंने कहा है कि आप दोनों जो कुछ भी लिए आपको लेने दे, और पेमेंट वो कर चुके हैं। रिंग को समझ नहीं आया था भाई ये माजरा क्या है, ये क्या चल क्या रहा है। फिर वो दोनों कपड़े वापस कर रहे थे, तो वो दुकानदार बोल रहा था सर हम वापस भी नहीं लेंगे, और इतना बोल करिए, और वो वहां से ना चाहते हुए भी कुछ ड्रेसेस को जो उन्होंने चूज करके बाय करा हुआ था वो सबको ले करके मॉल से बाहर आता है टैक्सी के लिए, ताकि वो घर जा सके। टैक्सी को हाथ देता है, वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं, और जब घर आते हैं तो टैक्सी ड्राइवर भी पैसा नहीं ले रहा था। विंग और जांगचिंग दोनों का आश्चर्य हो रहा था। विंग कहता है आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हो। वो टैक्सी ड्राइवर कहता सर हमें ना पेड कर दिया गया है तो हम पैसे नहीं ले सकते। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। विंग को बहुत कंफ्यूजिंग हो रही थी, फिर भी वो घर आ जाता है, और घर आने के बाद जो पैसे बचे थे वो मॉम को दे देता है, और जो अपने कपड़े लाया था वो ला करके और अपने कपड़े पे रख देता है। तभी उसके फोन पर बीच पे एक
अननोन नंबर से पॉपअप होता है मैसेज, जहाँ पे लिखा था हाय हाउ आर यू, और उसके डीपी लगी हुई थी वही मास्क मैन वाले की, जिसे वॉशरूम में विंग ने देखा हुआ था। जब विंग उस मास्क मैन वाले को देखता है तो कहता ओ माय गॉड ये, और इतना बोल करके और फिर उसे हाय रिप्लाई में कर देता और कहता मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो। और वैसे भी मुझे आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि अगर आप मेरी उस दिन हेल्प नहीं करते तो शायद मैं आज। और फिर उसके बाद विंग बात करने लगता है कि अब वो सेल्फ डिफेंस की क्लास लेने लगा है, आज उसने इतने सारे लड़कों को चौके छक्के की तरह धो डाला, उसे मजा आया। और सब कुछ लिखने के बाद वो लास्ट में ये भी लिखता है कि उसका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, उसे बार-बार कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है और शूट के समय उसे बहुत परेशान करता है। आज उसने उसको 2500 बार सूट बदलने में मदद की है और वो उसे ऐसे देखता है जैसे कि वो उसे खा जाएगा, उसके लिए कोई वन पीस हो। लाइक ये सारी बातें ना, मतलब 1 डेढ़ घंटे से कन्वर्सेशन चल रही थी ना, तो उधर से भी मैसेज कर रहा था वो मास्क मैन और इधर से भी विंग, दोनों बात करते जा रहे थे और दोनों बात करते करते रात को कब सो गए पता भी नहीं चला। अगले दिन विंग के फोन पे पॉपअप मैसेज था, हे गुड मॉर्निंग उठ जाओ तुम। विंग उस मैसेज को देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया और कहता है थैंक यू मुझे उठाने के लिए, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू। और इतना बोल करके वो बात कर लेता है, फिर अपना एक सेल्फी खींच करके उसे भेज देता और कहता है क्या तुम मुझे अपना फेस नहीं दिखाने वाले। कह तो वो मास्क मैन कहता है जब रियल टाइम आएगा तब मैं पक्का तुम्हें दिखा दूंगा। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों निकल जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। विंग ऑफिस आता है तो ऑलरेडी उसने धुलाई की हुई थी हिया की, तो हिया की एक अपना खराब हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई हुई थी। विंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वांगजी सर उसे डांट नहीं लगाएंगे। सूट के समय वांगजी बस विंग को घूर कर देख रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा होता है। पूरे सूट के दौरान वांगजी विंग के साथ ही था और विंग ने हर टाइम जब भी उसे कपड़े बदलना था, शूज बदलना था या घड़ी बदलनी थी तो वो सब कुछ हेल्प कर देता है। उसके बाद जब सूट खत्म हो जाता है तो वांगजी अपने चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज कर रहा होता है। विंग धीरे से डोर ओपन करके अंदर आता है, जहाँ पे वांगजी विंग को देखते हुए कहता है क्या बात है हाँ। विंग उसके पास आता है जो कि बहुत ज्यादा हाथ मल रहा था अभी भी और आते कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वांगजी कहता है क्या बात है मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। विंग कहता है एक्चुअली में कल कैंटीन में झगड़ा हुआ था, तो, मैंने कोक डाल दिया था उसकी आंखों पे, तो वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। विंग की आवाज सुन करके वांगजी उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है किसी को सबक सिखाना बहुत अच्छा होता है, पर इस तरीके से कि उसका फेस और आईज दोनों खराब हो जाए ये गलत है। जैसे तैसे करके मैटर सॉर्ट आउट कर दिया गया है, पर लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देगी। खैर छोड़ो जाओ। और हाँ, कंसर्ट के लिए कुछ प्लान्स है तो उसे क्रिस के साथ हैंडल आउट करो और देखो जहाँ हो रहा है वहाँ का मुआयना करके आओ। पिंकी ओके सर। और वो भाग करके आता है क्रिस के पास, तो क्रिस उसे एड्रेस दे देता और कहता है वहां जाकर के तुम सारा चीज चेक कर लो और आकर के मुझे रिपोर्ट कर दो। विंग कहता है ओके सर। और वो जैसे ही नीचे टैक्सी के लिए बुलाता उससे पहले ही टैक्सी वहां आ चुकी थी और विंग के साथ आज भी वैसे ही हो रहा था। वो टैक्सी में बैठ करके उस कॉन्सर्ट हॉल की तरफ चला जाता है जहाँ पे वांगजी का आज कॉन्सर्ट होने वाला था। लेकिन वो जब टैक्सी वाले को पैसे देता है तो पैसे ऑलरेडी पेडेड थे। वहां पे आ करके एक गर्ल्स उसे एक बुके दे देती है और कहते सर ये आपके लिए। विंग कहता व्हाट मेरे लिए क्यों है। कहता सर आई डोंट नो बट ये आपके लिए है। और फिर वो बुके देखता है जिसमें लिखा हुआ था हे क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए बुके भेज दिया। तब बिंग को समझ में आता ओ तो ये मास्क मैन वाला है जिसने उसे बुके भेजा है। फिर वो बुके के साथ में खुद का पिक्चर क्लिक करके उसे भेज देता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे बॉस मुझ पर चिल्ला रहे थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक नंबर का अकड़ू और खड़ूस है। और इतना लिख करके वो उस कंसर्ट एरिया में आता है और फिर वो सारा चीज देख लिख जो भी कुछ था वो सब करने लगता है। वहां पे एक हवालियन भी रखा हुआ था जिसको प्लेन करना था वांगजी को। वो सब कुछ देख लेने के बाद वहां से कहता ठीक है डन है अब मैं जाता हूँ। उसके जाते ही एक शख्स वो आता है और वालियन के एक तार को काट करके चला जाता है और ये सब और कोई नहीं बल्कि हिया करवा रही थी, ताकि वो, क्योंकि उसे पता था कि सारा काम विंग को दिया जाएगा और विंग ये सब कुछ कर नहीं पाएगा। इसी वजह से वो उसके नाम को खराब करना चाहती थी। कंसर्ट के टाइम पे वांग जी
वापस से रेडी हो रहा था विंग। उसके हाथ में अभी भी माइक और ब्लूटूथ कनेक्टर था, उसे वांग जी को पहनाना था। तभी एक लड़का भाग कर के आता और कहता, सर ये क्या कर दिया आपने, इसमें तो एक तार भी नहीं है, इसे ठीक करना होगा। और विंग को वो बोल रहा था कि सभी स्पोर्ट बॉय थे ना। विंग कहता, ओ माय गॉड, पर मैं जब गया था तो ये तो ठीक था। और विंग ने एकदम घबरा गया था, क्योंकि वो जब गया था तो सब कुछ ठीक था ना भाई, उसके पीछे हुआ ना ये। तो वो कहता है, ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लेकिन वांग जी विंग को घूर कर देखते हुए कहता है, क्या ये तुमसे हुआ है? विंग कहता है, नहीं, जब मैं चेक करने आया था सर तो सब कुछ सही सलामत था, पर अभी ये सब कैसे होगा मुझे नहीं पता। और इतना बोल करके और वो जल्दी जल्दी से वांग जी को वो जो ब्लूटूथ कनेक्टर था वो आगे से पीछे से पूरा माइक के साथ टक करते हुए उसे सेट कर देता है। फिर वो वॉल्यूम ले लेता है और कहता, अब हम क्या करें? फिर विंग कहता, ठीक है इसे लेके चलो। वांग जी जो कि दांत पीस रहा था बस विंग को जाते हुए देख रहा था। फिर विंग अंदर आता है और एक नॉर्मल धागे की मदद से उसको बांध देता है। हालांकि वो ज्यादा देर काम तो नहीं करने वाला था, लेकिन हाँ कॉन्सर्ट होने तक वो चल जाता। तो उसको उस धागे को रिप्लेस करके अब वो दूसरा धागा बांध देता है ताकि लय पकड़ में आ जाए। वो सब करके विंग के पास लेके आता है, वांग जी के पास। तो वांग जी उस गिटार को फेंक देता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? आज मेरा शो है, आज तक मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, और तुम ये इसके बीच में ये डाल के ला रहे हो? आर यू सिक? हाँ, तुम्हें क्या मैनेज करने नहीं आता? अगर ये नहीं है तो दूसरा लेके आओ। समझ नहीं आ रहा है विंग। वो अपने माइंड में सोचता है, हाँ मैं तो दूसरा मंगवा भी सकता हूँ ना, मैं क्या इसको ठीक कर रहा हूँ। फिर वो भाग के आता है और दूसरे स्टाफ बॉय को कहता है, यहाँ से वॉल्यूम लेने जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? पर वो कहता है, सर लगभग 20 मिनट, और 10 मिनट में कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी वो भागता है एक स्पोर्ट बॉय के साथ में, और वहां से एक वॉल्यूम खरीदता है जो कि बहुत महंगा था। और विंग ने उस वॉल्यूम को खुद पेड करा अपने फर्स्ट सैलरी की मदद से, जो कि उसको मिली थी। और वो सारा सैलरी उसमें खर्च हो जाता है, उसके पास एक भी पैसे नहीं बचे थे। अरविंद बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था लिटरली, क्योंकि वो भागा दौड़ी कर रहा था, जब से आया था तब से काम ही कर रहा था। और आने के बाद अभी वांग जी जो कि इसका बॉस है, उसे भी डांट पड़ गई थी। वो जब लेके आता है वांग जी के पास, रिंग पूरा पसीने से तरबतर था, स्टार्टिंग से भरा हुआ था। और कहता, सर ये न्यू है और आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, अभी भी 3 मिनट बाकी है। वांग जी उसे लेता है और एक बार बजा करके चेकआउट करके देखकर कहता है, गुड। और इसके बाद जाने के बाद विंग कहता है, थैंक यू सर। और फिर वो जल्दी से वो हाथ धोने के लिए चला जाता है, तभी तो वो उसको चेक करेगा। तो वो ब्यूटिशियंस को बोल के जाता है कि इन्हें देखो, कुछ कमी है या कुछ और मतलब होता है ना कि आगे पीछे कपड़े वगैरह में कुछ और छूटा तो नहीं है ना। तो वो उसको बोल करके विंग चला जाता है अपने आप को क्लीन अप करने के लिए। वहीं उसके जाते ही वांग जी दांत पीसते हुए उस गिटार को एक चेयर पे रख देता है आराम से, और फिर क्रिस को आवाज लगाता है और आते ही कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना इस लिटिल कीडो के ऊपर ध्यान रखो, फिर तुम कहाँ थे? हाँ। तो क्रिस कहता, सर हम ध्यान ही तो रख रहे थे, ये अभी स्टेज पे ही तो था। क्रिस को एक थप्पड़ लगाता है वांग जी, कहता है, स्टेज पे था? ये देखो, ये गिटार लेने के लिए गया है, और क्या तुमने पता करा कि उस गिटार के साथ छेड़छाड़ किसने किया? वांग जी को एक फुटेज दिखाता है क्रिस, एक थप्पड़ खाने के बावजूद भी, जो कि उसने अपना गाल पकड़ा हुआ था। कहता, सर मैं यही लाने के लिए गया था। जिसमें एक स्पोर्ट बॉय जो था वो गिटार को ना ऐसे काट रहा था, धागे को वो दिख रहा था। और कहता है, सर मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है, अब आप पहले परफॉर्मेंस दे दीजिए, उसके बाद हम उस पे बात करेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है। और इतना बोल करके वो फाइनल टचअप के साथ में परफॉर्मेंस देने के लिए चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ विंग, वो जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था आने जाने और वांग जी को सब कुछ देने में, वो चुपचाप से जा करके आ एक चेयर ले करके साइड में, जो कि स्टोर रूम का टाइप्स का होता है ना, वहां जा करके वो बैठ जाता है। इतना ज्यादा वो थका हुआ था कि वो बैठे बैठे कब सो गया किसी को पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसका परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था। सभी लोग तालियों के साथ उसका गड़गड़ाहट कर रहे थे। वो वापस से अपने चेंजिंग रूम में आता है, जहाँ पे उसके सारे स्पोर्ट बॉय थे, सब कोई था, लेकिन सिर्फ नहीं था तो विंग। वांग जी की बेचैन निगाहें सिर्फ और सिर्फ विंग को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां पे विंग का कोई नामो निशान नहीं था। वो सब कुछ उतार कर वापस से अपने नॉर्मल वेयर पहनते हुए क्रिस से कहता है, विंग कहाँ है? क्रिस कहता है, सर आई थिंक से वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया हुआ था, हो सकता है उसके बाद वो ऑफिस चला गया हो। वांग जी क्रिस को कहता, ठीक है तो फिर चलो। फिर वो लोग ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे।
विंग को जब वो वहां पे नहीं देखता है तो कुछ लोगों से पूछता भी है कि क्या यह विंग यहाँ पे है, किसी डिपार्टमेंट में तो नहीं गया है। लेकिन सब बोलते हैं कि विंग यहाँ आया ही नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब वापस से कहता है कि क्रिस जल्दी से उसे ढूंढो। उस रात बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग जो कि विंग को कॉल लगा रहा था, और विंग का ना फोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसका नंबर वो लग भी नहीं रहा था। वो लास्ट लोकेशन उसका पूछता है तो बोलता है कि जहाँ पे कंसर्ट हुआ था वो वहां गया था। जंगचिंग जब वहां आता है तो वो 5 स्टार एक वेन्यू था, जिसकी वजह से जंगचिंग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी वहां पे क्रिस और वांग जी दोनों आते हैं, और वो जियांगचिंग को देखता है तो क्रिस जाके पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो। कहता मेरा भाई अंदर है, मुझे उसे लेने जाना है, वरना आंट मुझे बहुत डांटेंगी और गुस्सा भी करेंगी। वांग जी कहता ठीक है मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वो अंदर आता है। क्रिस भी अंदर आ गया था। जियांगचिंग की सब कोई ढूंढ रहा होता है, हर कोई। अचानक से सब जब ढूंढता है तो किसी को नहीं मिलता है। फिर वो कहता है यहाँ पे कोई ऐसा कमरा है या आउटसाइड जो जो बंद वगैरह पड़ा हो। फिर वो लोग बोलते हैं सर एक उस तरफ कमरा है, वहां कोई जाता वाता तो नहीं है, पर आप जा सकते हैं। वही खुला कॉरिडोर था, लेकिन हाँ कमरा लगा हुआ था। वांग जी उस कमरे को जैसे ओपन करता है तो देखता है विंग बहुत सारे कुर्सी वहां पे रखा हुआ था, जो कि वेन्यू वगैरह में या ऑडिटोरियम वगैरह में कुर्सी वगैरह का काम होता है, तो वहां पे लगाया जाता था। तो उन सभी कुर्सियों के बीच में ना एक कुर्सी पे वो बैठा हुआ था, दूसरे कुर्सी के ऊपर पैर पैर रखा हुआ था, और आराम से टांग पसार करके और सो चुका था। वांग जी को जान में जान आता है, और फिर वो आकर के उसे जैसे ही जांगचिंग उसे आवाज लगाने वाला होता है, वांग जी चुप रहने का इशारा करता है। फिर वो सीधे आराम से विंग को अपनी गोद में लेता है समेट करके, और वो उसे लेकर के बाहर आता है। फिर अपनी कार में बैठ जाता है। जियांग जेंग को भी उसी कार में बिठा दिया जाता है आगे से, और सभी लोग वो वहां से सीधे लैंड मैंसन के लिए रवाना लेते हैं। और आने के साथ ही वांग जी विंग को ला करके एक सोफे पे लिटा देता है। जियांग जेंग कहता सर मैं विंग को लेके चला जाऊंगा ना। वांग जी कहता वो सो रहा है, सोने दो, वैसे भी आज वो बहुत ज्यादा थक गया है। तुम तुम्हें क्रिस छोड़ देगा, और हाँ अगर इनकी मॉम पूछे तो कह देना कि नाइट ड्यूटी है, इसी वजह से सर ने इन्हें रोक लिया है, ठीक है ना। झांगछिंग को घूर के देख रहा था, जिसकी वजह से हमारे झांगछिंग की बोलती ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, और वो यस सर बोल देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। वांग जी वहां पे सभी के जाने के बाद विंग के बालों को फहरा रहा होता है और कहता है हे लिटिल किडो, आज कुछ मिनट के लिए तुम मेरे आंखों से ओझल क्या हुआ, तुम तो गायब ही हो गए। ऐसे कैसे चलेगा, हाँ तुम्हें आइडिया तक नहीं है कि तुम क्या हो मेरे लिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, समझे ना। और फिर वो उसके गालों को ना आराम से सहला रहा होता है, और फिर उसके ऊपर एक छोटा सा दोहर ला करके उड़ा देता है। यहाँ पे भी आराम से उस गर्माहट में ना एकदम घुस के समेट के सुत गया था। अगले दिन सुबह एक बेबी बॉय उस घर में चहलकदमी करते हुए भाग कर आता कहता है अंकल अंकल मैं आ गया, आपसे मिलने के लिए आ गया, आप मेरे लिए सब कुछ लाए हो ना खरीद के। हाँ मुझे उसे गोद में उठाते हुए कहता आयवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आयवान पाउडर लिप्स के साथ में कहता है मैं अपने अंकल से मिलने आया था, क्योंकि मेरे अंकल तो मुझसे मिलने ही नहीं आते। और इतना बोल करके वो कहता है वो कौन है अंकल। तो वामजी कहता है ये अंकल का बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें उनसे मिलना है। नहीं, वो कहता है अंकल का एक गार्ड है, क्या तुम्हें उससे मिलना है। वो कहता है गार्ड क्या होता है, आपको वो बॉयफ्रेंड है, तभी तो आपने उसे सोफे पे लिटाया हुआ है। भाई साहब वांग जी उस बच्चे की वॉइस सुन करके अलग ही चौंक रहा था। फिर वो उसे उतार देता है, और आयुआन उसके पास आता है, जहाँ पे पिंग ना आराम से अपने दोनों चेस्ट के ऊपर हाथ रखा हुआ था, सो रहा था पोक करके। तो वो उसके गालों को चिक्स पर ऐसे पोक करते हुए कहता हे यो तुम उठो ना, मैं यहाँ पे हूँ, क्या तुम मुझसे इंट्रो नहीं करोगे। रिंग अपनी आईज को मलते हुए आंखें खोलता है, जहाँ पे उस बच्चे को देखता है, और वो धीरे धीरे से खोल करके और फिर उठ के बैठता है। अपनी आईज को जब वो ऐसे मसल रहा होता है तो छोटा आयुआन चिक्स पे हाथ रखे हुए था, कहता हे तुम तो वही हो ना जिसके साथ मैं पार्क में खेला था। रिंग जो उस बच्चे को देख रहा था कंफ्यूजिंग के साथ में, और वो कहता है हाँ तुम भी वही हो जिसके साथ हम खेले थे। फिर आयोन उछल करके और विंग की गोद में चढ़ जाता है। विंग और आयोन दोनों एक दूसरे से कैजुअली टॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पे आयोन विंग के गोद में चढ़ा हुआ था, जिसे देखकर बाहर से आता हुआ लैंस सिचन जो गेट के पास ही खड़ा था वो एकदम शॉक में चला गया हुआ था।
क्योंकि आयोन ऐसा बच्चा है जो किसी और बच्चे के साथ खेलता भी नहीं है। अगर वो पार्क वगैरह जाता भी है तो अपने बॉडीगार्ड के साथ ही खेलता है, अदर किसी के साथ नहीं खेलता है। और ये कह रही है इसके साथ खेला, ऊपर से ये इसके गोद में चढ़ के बातें कर रहा है वहीं वांग जी। इन दोनों को इस तरह से एकदम एक दूसरे से बातें करते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आर्यन कहता है, यस अंकल, क्या मैंने आपको वो स्टोरी नहीं बताई थी जहाँ पे दो प्रिटी बॉय हमारे साथ खेल रहे थे? उसमें से एक तो ये है और वो दूसरा वाला कहाँ है? रिंग कहता है, वो ना घर पे होंगे। फिर उसे याद आता, सेट वो कहाँ है? और फिर वो आसपास देखता है और पैनिक होकर जैसे ही पूछने को होता वांग जी से, वांग जी कहता है, तुम कल रात को वहां पे ही सो गए थे तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ ले आया। तुम्हें आइडिया है हम सब कितना परेशान हो गए थे? उसकी बात सुनकर के विंग कहता, आई एम सॉरी सर। वांग जी कहता है, व्हाट सॉरी? हाँ, सॉरी बोलने से तभी लैन सिचन आते हुए कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है वांग जी? वांग जी कुछ नहीं बोलता। वो कहता, गगा आप यहाँ? कहता, हाँ, आर्यन को लेने के लिए मैं ही आया हूँ। और हाँ, ये कौन है? कहीं ये? वांग जी कहता, गा। फिर लैन सिचन चुप हो जाते हैं और दोनों बैठ करके विंग को घूर रहे होते हैं, ऐसे जैसे सच में वो दोनों खा जाएंगे उसको। तो विंग कहता, एक्चुअली मुझे अब घर जाना होगा वरना लेट हो जाएगा काम पे। वांग जी कहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से चले जाना, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े को ऑर्डर कर दिया है। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया पे बैठ करके नाश्ता बना करते हैं, जो कि वांग जी ने नाश्ता बनाया हुआ था। वांग जी, हालांकि उसे अच्छे से बनाना आता तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसने विंग के लिए नाश्ता बनाया हुआ था, जिसे देखकर आयान कहता है, क्या ये सब आपने बनाया है? लैन सिचन भी अपने भाई को देखता है कि कितना एफर्ट लगाकर उसने बनाया हुआ था। राइस एक जो कि थोड़ा सा जल गया हुआ था, और ऑमलेट जो कि थोड़ा सा एक तरह से चिपक जाने की वजह से टूटा टूटा बना हुआ था। ब्रेड सही सलामत हालत में था, और जूस की वजह से किचन एरिया पूरा खराब हो चुका था, जिसे दो सर्वेंट्स मिलकर क्लीन कर रहे थे। विंग आकर बैठता है तो वो सभी चीजों को वो देख रहा होता है। वांग जी कहता है, ये सारा नाश्ता मैंने बनाया है विंग, तुम ट्राई करो। विंग कहता है, थैंक यू सर। फिर वो उसकी तरफ राइस केक और वो ब्रेड और वो ऑमलेट बढ़ाते हुए कहता है, राइस केक ना थोड़े से जल गए हैं। एक्चुअली में मैंने ये नहीं किए हैं, वो बर्तन की गलती है, तुम्हें पता है ना, वो ज्यादा सीटी लग गया था। और मैं और हाँ, ये ब्रेड सही सलामत है। और ये ऑमलेट एक्चुअली में मैं तेल डालना भूल गया था, ऑयल डालना भूल गया था, जिसकी वजह से ये चिपक गए और ये थोड़े से लग गए हैं। बाकी खाने में ठीक है। विंग कहता है, यस सर, बर्तन की गलती थी, आई नो दैट। और इतना बोल करके वो खाता है। अब इतना बुरा भी नहीं लग रहा था खाने में, इसलिए विंग चुपचाप से वो उसे खा लेता है। वांग जी जो कि एक्साइटेड था विंग के मुंह से सुनने के लिए कि मतलब कैसा बना है। विंग जब देखता है कि लैन सिचेन, आयुयन और वांग जी तीनों उसी को देख रहे हो, कहता है, क्या हुआ सर? वांग जी कहता है, क्या क्या ठीक लग रहा है खाने में? आई नो कि ये थोड़े से खराब हो गए हैं, तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तो विंग कहता, नो सर, एक्चुअली में अच्छे हैं और खाना अच्छा लग रहा है, खाने में मैं खा लूंगा। और इतना बोल करके वो खाने लगता है। वांग जी कहता है, आर यू श्योर कि तुम खा लोगे? विंग कहता है, यस सर, मैं खा लूंगा। उसके बाद वो लोग जब खाना टेस्ट करता है, भाई साहब लंच सीजन के तो मुंह में जा नहीं रहा था, फिर भी अपने बेबी ब्रो को दिल रखने के लिए वो भी खा लेता है। और वांग जी जब टेस्ट करता है, नमक बहुत कम था, ऑमलेट में नमक था ही नहीं, ब्रेड उस पर उसने बटर लगाया ही नहीं था। और वो अपने मन में कहता, सेट, मैंने सब गड़बड़ कर दी, कोई नहीं। और इतना बोल करके फिर भी वो खाता है, क्योंकि विंग खा रहा होता है। खा चुकने के बाद वो कहता है, तो तुम रेडी हो जाओ। विंग कहता है, जी सर। उसका कपड़ा आ चुका था, तो एक सर्वेंट ला करके वांग जी के कमरे पे रख देते हैं। विंग वांग जी के रूम में आता है। वांग जी का बेड एकदम ह्यूज बेड था, ऑस्ट्रेलियन डिजाइन का। पूरा उसका बेड का डिजाइन था। कमरा ब्राउन और व्हाइट के मिक्स से डेकोरेट किया हुआ था। कमरे की लाइट से पर्दे और बेड सेट्स सब कुछ ए टू जेड इतना परफेक्ट था कि विंग बस मेस्मराइज्ड होकर के वांग जी को रूम को देख रहा था, और उस बेड को उसे वो टच करता है और उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। फिर उसे याद आता है, सेट, उसे रेडी होना है। वो वॉशरूम में जाता है, भापड़े, इतना बड़ा वॉशरूम उसके मुंह से सीधे निकलता है। और फिर वो पूरा वॉशरूम को देखते हुए, जहाँ की इंटीरियर हर एक चीज पे अच्छे से खर्च करा हुआ था, वांग जी ने पूजा करके सावा ले लेता है। सावा ले करके अपना रेडी हो रहा था वो। वहीं दूसरी तरफ विंग के जाते ही लैन सिचन वांग जी से कहते, ओ, तो किसी और के लिए खाना भी पकाया जा रहा है? आज तक तो हमारे लिए कभी तुमने राइस बॉल नहीं बनाया है वांग जी। तो वांग जी एकदम सीरियस होते हुए कहता है, का मुझे आइडिया नहीं है कि उसे क्या पसंद आएगा, तो मैंने बस बेसिक्स ही बनाए थे, पर उसे शायद
पसंद नहीं आए। तो लैंसचन कहते हैं अगर उसे पसंद नहीं आता तो वो शायद खाने में मुंह बनाता या कुछ अलग रिएक्ट करता, पर वो आराम से पीसफुली सब कुछ खा रहा है, मतलब साफ है कि उसे अच्छा लग रहा था। वैसे खाना इतना भी बुरा नहीं था, मुझे भी पसंद आया, पर हाँ तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। तभी आयुआन कहता है आयुआन को भी खाना बहुत पसंद आया अंकल। उसकी बात सुन करके वांगजी कहता सच में? कहता हाँ, 100 में से मैं 10 दूंगा। बेचारा हमारा वांगजी कहता बस 10? कहता हाँ, क्योंकि मम्मा जितना खाना अच्छा तो आप बना ही नहीं सकते। ये सुन करके तो भाई साहब लांसचेन और आयुआन फिर दोनों शांत हो जाते हैं और वांगजी कहता एक दिन जरूर आएंगी मम्मा आपकी। और इतना बोल करके वो वापस से उसे खिलाने लगता है। भाई वांगजी कहता है आप यहाँ कैसे आना हुआ? तो लैंसचन कहता है एक्चुअली मैं अंकल चाहते हैं कि तुम उन्हें मिलने आओ और उन्होंने तुम्हारे लिए 2-3 लोगों को सिलेक्ट किया है और तुम्हें बोला जाएगा शादी करने के लिए, तो तुम देख लेना। अंकल जी कहता है जी अंकल जी गगा। फिर उसके बाद लैंसचन आयुआन को मुंह हाथ क्लीन करके वहां से लेके चले जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ विंग रेडी होकर जैसे ही बाहर आता है, वांगजी जो कि अपनी कमरे की तरफ ही आया हुआ था, वो गेट जैसे ही ओपन करता है, वो विंग को देखता है जो कि गेट का साउंड ओपन होने की वजह से उस तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पे वो इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा था कि वांगजी बस उसे देख रहा था। वो उसकी पूरे बॉडी को देखता है, जो कि विंग ना वैसे बैक की तरफ मुड़ा हुआ था और ऊपर की बॉडी जैसे कैसे घूम के पीछे देखते हैं, तो वैसे घूम के वो वांगजी को देख रहा था। यहाँ पे वांगजी पहले तो उसके बैक से उसके नीचे से उसका पैर देखता है और उसके हिप्स पे जाकर उसकी नजर रुक जाती है। फिर उसके कमर जो कि थोड़ा सा टर्न होके उसे ही घूरे जा रही थी, ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पे उसके लिप्स, उसके नैन नॉक्स, नोज, उसके हेयर स्टाइल, हर चीज को वो नोटिस कर रहा था। और उसका फ्लटर हार्ट बहुत ही ज्यादा बेसब्री के साथ में वो विंग को गले लगाना चाहता था, लेकिन अपने आप को वो बस क्लचर पे हाथ दबाए बस विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं जाता हूँ। भंज कहता है नो, तुमने मुझे परेशान नहीं किया है, तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना? और हाँ, इसी कमरे में वेट करना, कहीं मत जाना। इतना बोलकर सीधे वो वांगजी वॉशरूम भागता है, क्योंकि उसकी हालत खराब हुई थी। सोचो भाई किससे खराब हुई होगी। वो आता है और दीवार पे एक दो घूसा मारता और कहता है हर किसी का ड्रीम बॉय मैं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ड्रीम पर तुम क्यों बन रहे हो विंग? और इतना बोलकर एक पंच और मारता है और फिर वो सावा ऑन कर देता है। सावा लेने के बाद वो खुद को काम डाउन कराता है और आधे घंटे के बाद वो बाहर आता है निकल के, जहाँ पे उसने टॉवल रैप करा हुआ था और उसने अंदर वाले कपड़े पहने हुए थे। आता है और वांगजी विंग को कहता है उस कबर्ड में मेरा एक ड्रेस निकाल दो। विंग कहता क्या मैं? कहता हाँ। जैसे ही विंग उस क्लोजेट को ओपन करता उसकी करके मुंह खुली की खुली रह जाती। भाई साहब एक तरफ शर्ट का कलेक्शन, एक तरफ पैंट का, एक तरफ निक्कर का, एक तरफ चड्डी बनियान का, एक तरफ घड़ी का, एक तरफ टाई का, एक तरफ बेल्ट का, एक तरफ सूज का, एक तरफ कार कीज का, एक तरफ साइकिल का, एक तरफ मोटरसाइकिल का। पूरा इंटेरेक्ट किया गया हुआ था, हर चीज पे लिखा हुआ था, ब्रांड का नाम सहित ड्रेसेस हर चीज। अरविंद को वहां पे 2 मिनट हो चुके थे ये सभी चीजों को स्कैन करने में। राम जी को अच्छा भी लग रहा था, फिर भी वो अपने टोन को नॉर्मल करते हुए कहता मैंने कुछ कहा विंग? विंग कहता है जी सर। फिर वो अंदर आता है और अपने हिसाब से एक स्काई कलर का शर्ट और उसी से मैचिंग करता हुआ पैंट वैंट निकाल के वो ले आता है, शूज वगैरह जो उसको समझ में आता है वो सब कुछ ले आकर के रख देता है। वांग जी चुपचाप से उस कपड़े को वेयर कर रहा होता है। पहले तो वो पैंट चढ़ा के बेल्ट को ऐसे किया हुआ था, लगाया नहीं था, बेल्ट भी फंसा लिया हुआ था पैंट में और वो लगाता नहीं है अभी। और फिर वो शर्ट पहनना था, कहता विंग। विंग कहता जी सर। तो कहता है हाँ। और विंग वहां आता और कहता मेरे बटन्स लगा दो। फिर विंग ना चाहते हुए भी वांग जी को देख रहा और विंग को देख रहा। अब विंग हमारा यहाँ पे वांग जी से हाइट में बहुत छोटा था और वांग जी लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा इंसान। तो विंग उसको देख रहा होता है, लेकिन उसकी नजरें उससे मिल नहीं रही होती और उसके हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। फिर भी विंग नीचे से सारे बटन्स को एक एक करके लगाना स्टार्ट करता है। फिर वांग जी अपने दोनों हाथ के लीज को बटन लगाने के लिए बोलता है। वो जब हो जाता है तो वांग जी टॉवल हटा करके शर्ट को अंदर टक करके और अच्छे से प्रॉपर मैनर में वो पहन लेता है। उसके बाद फिर वो अपनी कॉलर को खड़ा करते हुए कहता है तुम टाई बना दोगे? विंग कहता है पर सर एक्चुअली में मुझे नहीं आता। मुझे कहता मैं बताता हूँ। फिर वो टाई लेकर के आता है और विंग को शीशे के सामने खड़ा करता है और फिर पीछे से ही उसके ही गले पे, विंग के गले पे टाई रख करके उसे फोल्ड करके बताता है ऐसे 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 करके बनाओ। फिर विंग कहता है जी सर। और इस दौरान विंग
मिरर में वांग जी को घूर के देख रहा होता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फ्लटर हो रही थी और यही दूसरी तरफ वांग जी विंग को देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने जेल विंग से बाहर आते हैं और फिर विंग उसको टाई बनाने के लिए ऊपर हाथ लेके जा रहा था, पर उसको हो नहीं रहा था क्योंकि वांग जी लंबा था, विंग छोटा था। वांग जी विंग को कमर से पकड़ के सीधे बेड पे खड़ा कर देता और कहता आप बनाओ। विंग वहां पे खड़ा हो जाता है और उसको टाई बनाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी अब विंग को अच्छे से देख पा रहा था, उसके फेस को, हर चीज को। विंग के कांपते हुए लिप्स, वो जो कि डर के मारे उसकी हालत और पान पर खीरे दोनों उड़े हुए थे, वो सब उड़ा हुआ था। और फिर भी वो टाई बना रहा था, टाई बना लेता है, कहता है सर हो गया। भांग जी ठीक है, अब उसका भी तो हालत खराब हो रहा था ना, फिर से कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए वो मिरर के सामने चला जाता है और रिंग नीचे उतर जाता है, कहता मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोल को वो बाहर भाग के आ जाता है और वांग जी वापस से बेड पे आके बैठ जाता है और अपने हार्ट कॉक को देखते हुए कहता है मैं कब तक वेट करूंगा तुम्हारा विंग, मुझसे नहीं हो रहा है। तुम्हारे देखने के बाद मेरे दिमाग में बस डर्टी थॉट्स और डर्टी थिंग्स ही आ रहे हैं। और फिर वो रेडी हो जाता है और कोट लेकर के बाहर आता है जानबूझ करके। वो तो हालांकि पहन सकता था, पर सारे अटेंडर तो उसको विंग से ही करवाने भाई। वो बाहर आता है जहाँ पे विंग ना खड़ा था, आते ही कहता है विंग कोट पहना दो। विंग वो कोट ले लेता है और वांग जी पीछे की तरफ स्टाइल से मुड़ जाता है। फिर वांग जी उसे कोट पहनने के लिए पीछे घूम जाता है, फिर विंग उसे कोट पे ऐड करा देता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ पे क्रिस ऑलरेडी खड़ा था। विंग और वांग जी क्रिस सभी कार में बैठ जाते हैं। ऑफिस के लिए रवानगी होती है। ऑफिस के बाहर वहां पे बहुत सारे मीडियाज थे जो वांग जी का पिक्चर क्लिक करने वाले थे। सबसे पहले तो क्रिस बाहर निकलता है, फिर उस कार में से विंग बाहर निकल जाता है। फिर वांग जी के लिए कार ओपन करता है क्रिस, और वांग जी उसमें से बड़े स्टाइल से बाहर आता है जहाँ पे बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स के पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। और विंग ये देखकर डर जाता है। वो क्रिस का ना हाथ बहुत जोर से पकड़े हुए था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वो काम करता है कास्ट क्रू मेंबर के साथ में, पर इतने सारे को लाइव वो फेस नहीं कर पाता। जब वांगजी देखता है कि विंग उसके मतलब क्रिस, विंग और वांगजी ऐसे रोवाइज खड़े थे, तो विंग ना चाहता तो वो वांगजी का हैंड पकड़ सकता था, लेकिन उसने पकड़ा तो क्रिस का हैंड पकड़ा हुआ था बहुत जोर से। तो ये देखने के साथ ही वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चुपचाप से सारे मीडियाज को बीच में से चीरते हुए, दांत पीसते हुए अंदर चला जाता है। क्रिस विंग को ना अपने सीने में छुपा करके और उसको सबसे बचाते बचाते अंदर लेके आता है। हालांकि उन दोनों का पिक्चर कोई क्लिक कर नहीं रहा था, लेकिन वो दोनों रास्ता दे भी नहीं रहे थे ना उन दोनों को। अंदर लेकर के आता है और वांग जी सीधे एलिवेटर में विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है तुम अभी के अभी इस एलिवेटर से बाहर निकलो। और वो एलिवेटर को स्टॉप कर देता है, अगले फ्लोर पे विंग को बाहर निकाल कर फेंक देता है और कहता है मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आना। विंग को समझ नहीं आया भाई साहब, घर पे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी, यहाँ पे चाहिए हो गया। और उसके निकाले जाने के बाद वांग जी क्रिस को घूर के देख रहा होता है। क्रिस कहता है व्हाट सर। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें उस पर बस नजर रखने को कहा था, ना कि करीब जाने को, समझे तुम। अब उधर दूसरी तरफ विंग हमारा सर फोड़ते हुए नीचे आता है वापस से, वो भी सीढ़ियों से। ठीक है, ये दोनों तो ऊपर चले गए थे भाई। और फिर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बाय करता है। तभी वहां पे हिया आती है जो कि उसे परेशान करना चाहती थी। हिया की आई जब ठीक हो गई थी इसलिए वो वापस से कंपनी आ गई हुई थी। लेकिन तभी विंग के पास ना एक एम्प्लॉय आ जाता है, कहता हे तुम कल कहाँ थे। और वहां पे जियांगचिंग भी आ जाता है, कहता है बड़ी तू कहाँ था, हम कितना डर गए थे। कल तू वांगजी सर के घर पे था, तुम ठीक तो हो ना। और वो उस ऊपर से नीचे तक उसको देख रहा। और फिर कहता वाह तूने जारा ब्रांड के कपड़े पहने यार, ये कहाँ से लिया तूने। पिंक कहता ये सर ने ऑर्डर करे थे। जैसे ही ये सुनती है उसका तो पारा चढ़ गया था बहुत ज्यादा। और वो कहता है अच्छा ये वांगजी सर को पटाने का ट्राई कर रहा है, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और इतना बोल करके यार वो उसको परेशान तो नहीं करती उस वक्त, क्योंकि जियांगजिंग था, एक एम्प्लॉय भी था जो उन लोग से बात कर रहा था। वो तीनों बात करते हैं, फिर हमारा विंग कॉफी ले लेता है और ऊपर के लिए वो आता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वांगजी ने सीधे उसे एलिवेटर से हाथ पकड़ के खींच के बाहर फेंक दिया हुआ था। फिर वो उसके कैबिन में आता है जहाँ पे वांग जी किसी से बात कर रहा था। विंग चुपचाप से कॉफी को वहां प्लेस कर देता है और एक कॉफी वो क्रिस को दे देता है और खड़ा था अगले ऑर्डर के लिए। वांग जी का जब बात करके हो जाता है तो उसकी तरफ मुड़ते हुए सीधे कहता है तुम अभी के अभी होटल जाओ और हाँ एक सीट बुक करो, और सारे खाने वगैरह की जितनी भी मेन्यू वगैरह है वो सबको तुम अच्छे से सिलेक्ट करके प्रिपेयर करके रखना। तो विंग कहता है सर किस तरह के सेटिंग करने हैं मुझे, आई मीन कि डेट के लिए या क्लाइंट मीटिंग के लिए या फिर एम्प्लॉय के साथ में मीटिंग के लिए। कहता है डेट के लिए। विंग कहता है ओके सर। और इतना बोल करके वो वहां से सर झुका के चला जाता है। उसके जाने के बाद किस कहता है सर
ये तो मैं भी कर सकता हूँ ना। वांग जी कहता शट अप एंड लीव। बेचारा क्रिस भी डांट खाकर बाहर आ गया हुआ था। अब वही दूसरी तरफ क्रिस, वो कहता है वी, तुम्हें ना अच्छे से सब कुछ करना होगा, और उसको समझा रहा होता है ये करना, ऐसा ऐसा फूल रखना, इतने सारे खाने के आइटम्स ऑर्डर कर देना, और वो सब वांग जी के पसंद के भी बता रहा होता है। तो विंग वो सभी डायरी में नोट कर लेता है और फिर वहां से वो चला जाता है। और यही बात हिया भी सुन चुकी थी और कहता ओ डेट, तो तुम दोनों डेट भी प्लान कर रहे हो। हाँ, और ये मैं सक्सेसफुल होने दूंगी क्या, ऐसा सोच करके और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब शाम के टाइम में, क्योंकि वांगजी को अंकल ने बोला था कि एक लड़की है जिसके साथ तुम्हें डेट पे जाना है, क्योंकि लैंस सिचन उसे बोल के गए थे तुम घर आओ। और हमारा वांगजी अलग ही सीन में चल रहा था भाई। वो क्रिस को और रिंग को ये सब देखने के बाद उसका पारा चढ़ा हुआ था। ना उसने गगा से बात करी थी और ना ही अंकल से बात करी थी। तो अंकल ने उसे सीधे धमकी दी थी कि एक डेट है, तुम जाकर के मिल के आओगे। इसी वजह से वो सारा अरेंज करवाया था विंग से जानबूझ करके। अब शाम के टाइम पे हम देखते हैं क्रिस वांगजी को लेकर के आ जाता है, जहाँ पे वो सारा चीज अरेंज किया हुआ था। विंग अभी उस पूरा कॉर्नर वाले टेबल उसने बुक करा हुआ था, वो सबको एकदम अच्छे से डेकोर करके खाना वगैरह सबको देख रहा होता है, क्योंकि क्रिस बता दिया होता है कि 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो विंग वापस से वो सभी चीजों को अरेंज कर रहा होता है, ग्लास वगैरह को सब कुछ को देख रहा होता है, ताकि जब वो हो जाए तो वो ऑर्डर प्लेस कर देगा और फिर वहां से वो निकल जाएगा। तभी वहां पे हिया आती है और आते कहती ओ लिटल, तुम यहाँ पे डेट प्लान कर रहे हो वांगजी सर को इम्प्रेस करने के लिए, तुम क्या भूल गए हो मैंने तुमसे कहा था ना कि वांगजी सर से दूर रहना। तो विंग कहता है देखिए मैम, मैं वांगजी सर को एक तो इम्प्रेस नहीं कर रहा हूँ, दूसरा ये कि मैं ये सभी चीजें वांगजी सर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका। और वो आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले हिया उसके दोनों गालों को ना ऐसे चबी चिक्स को ना ऐसे खींच खींच के बराबर कर देता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वांगजी सर से दूर रहना चाहिए? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम उनके करीब नहीं जाओगे, वांगजी सर सिर्फ मेरे हैं मेरे। और इतना बोल करके ये उसके बालों को पकड़ के सीधे टेबल पे दे मारता है, जिससे हमारे विंग के सर में टन से चोट लग जाता है। और विंग, उसके सर में चोट लग गया हुआ था और वो हिया को एकदम जो गुस्से भरे नजरों के साथ देखते हुए कहता देखिए मैम, आपको मेरे से क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आता। मैंने बोला ना कि ये वांगजी सर के लिए है और वो डेट के लिए है, लेकिन मैं क्यों इम्प्रेस करूंगा। हिया कुछ भी नहीं कहती है और उस ग्लास में जो पानी रखा हुआ था वो अभी सब कुछ प्रिपेयर करके जा रहा था, वो सीधे उसके फेस पे मारते हुए कहती है दूर रहो तुम सबसे ना। तभी एलिवेटर खुलने का साउंड होता है और हिया विंग को खींच करके कॉरिडोर की तरफ ले जाती है। वांगजी और क्रिस वहां आ चुके थे, तो वांगजी देखता है कि यहाँ पे विंग नहीं है और वो हर तरफ उसको देखता है और वो रेस्टोरेंट लगभग खाली ही था और एक विंडो कॉर्नर सीट एडजस्ट किया हुआ था उसके लिए, अरेंज करा हुआ था। और वहां पे सभी चीजें ना एडजस्ट करके, वो जैसे चेयर, चेयर के ऊपर रुमाल, उसके बाद वहां पे फ्लावर्स बने हुए थे कपड़े के ही, 2 ग्लास प्लेट्स सारी चीज लगे हुई थी, फ्लावर्स भी। तो वांगजी सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था, वहां नहीं था। वो क्रिस से कहता है विंग कहाँ है? तो सर मैंने अभी उसे मैसेज तो करा था। भाई दूसरी तरफ हमारा विंग, वहां तो वो कुछ भी नहीं करा था। यहाँ आने के बाद हिया को सीधे गला दबाते हुए दीवार पे पिन किए हुए था और कहता है देखिए मैम, मैंने पहले ही कहा है आपको कि मैं वांगजी सर को इम्प्रेस्ड नहीं कर रहा हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? हाँ, आप दूर रहिए मुझसे भी और वांगजी सर से भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके उसको छोड़ देता है और वो अपना सर पूछते हुए बाहर निकल जाता है। वांगजी वो थोड़ा सा और वेट करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसके अंकल ने जिसके साथ डेट फिक्स किया था वो लड़की आ चुकी थी। ना चाहते हुए भी वांगजी और वो दोनों बैठ जाते हैं। जो इंट्रो होता है कि हाय आई एम दिस दैट वॉट एवर, जो भी वो सब कुछ हो रहा था। और वांगजी बिल्कुल भी जीरो इंटरेस्ट के साथ में उस लड़की के साथ बात कर रहा था, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसके साथ वो डेट करे। तभी विंग, जो कि बाहर एक टैक्सी के लिए आया हुआ था, वो टैक्सी को बुक करता है और अपने सर पे रुमाल रखे हुए था और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल आता है, बैंडेज करवाता है और बैंडेज करवाने के साथ ही एक पिक क्लिक करके उसी मास्क मैन वाले इंसान को वो वी चैट पे सेंड कर देता है और कहता है आज मेरा फिर से बैड डे था, और वो बहुत सारा मैसेज टाइप कर देता है। और तुम्हें पता है मेरा 1 नंबर का अकरू खरूस बॉस, उसकी वजह से मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, और खास करके उसकी वो मॉडल फ्रेंड, वो तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं थक गया हूँ, सच कहूँ तो मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। क्या तुम फ्री हो तो मुझसे बात करोगे?
मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। क्या हम मिल सकते हैं एक बार प्लीज़? बिकॉज़ यू आर माय ड्रीम बॉय। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं सच में तुम्हें अपने दिल की हर बात बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि बीते कुछ दिनों में तुमने हर जगह, हर सिचुएशन में मेरी मदद की है और मेरी बातों को सुना है, समझा है। मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर कर सकता हूँ और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मैं वांगजी सर के साथ था, तब जब उन्होंने मुझे टाई लगाने को बोला, तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से फ्लटर कर रहा था। पता नहीं क्यों? मैं उनकी आँखों में देख नहीं पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन के साथ मेरी नब्ज़ हर कुछ बढ़ी हुई थी। मुझे एक अजीब-सा घबराहट, एक अजीब-सा डर लग रहा था। फिर बाद में जब मैं नॉर्मल हुआ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। पर मैं ये सब सोचना नहीं चाहता उनको लेकर के, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम कभी मेरे सामने आओगे प्लीज़? मैं जानता हूँ कि हम दोनों कभी एक-दूसरे से मिले नहीं हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों ने बस वीचैट पर ही बात की है। बट सच कहूँ ना, जब से मैं मुसीबत में पड़ा हूँ, तब से तुम ही हो जो मुझे हर वक़्त सँभालते आए हो। वो तुम ही हो ना, जो मेरे लिए हमेशा चॉकलेट, बुके और मेरे टैक्सी की भी पेमेंट कर दिया करते हैं। वो तुम ही हो ना, जो मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पे मेरे पहुँचने से पहले ही हर चीज़ को अरेंज कर देते हो। यहाँ आने के बाद भी मेरे लिए सारी चीज़ें ईज़ी हो गई थी, क्योंकि पहले से ही उस वेटर को पता था कि मैं आने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे नहीं मिलने वाले हो? जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे। और जब मैं आया तो मैनेजर ने कहा कि सर एक्चुअली में हमें फ़ोन आ गए हैं, आप बस चलिए और हमें बताइए कि करना क्या है, हम खुद अरेंज कर देंगे। मैं बहुत हैप्पी हो गया था कि आज एक बार फिर से तुमने मेरी हेल्प की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और वो छोटा-सा हार्ट इमोजी बनाकर सेंड कर देता है। वांग जी जो कि उस लड़की से बात कर रहा था एकदम 0% लेस इंटरेस्ट के साथ में, जैसे उसके फ़ोन पे एक एक करके मैसेज पॉप अप हो रहा था। विंग अब वांग जी ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन निकालता है और उसमें विंग के सारे मैसेज आ रहे थे। वो जैसे ही सारे मैसेज को पढ़ता है, खासकर फर्स्ट वाला, और उसके बाद वो पिक्चर खुलते हैं, वांग जी सीधे आओ देखा ना था और कहता क्रिस कार निकालो अभी के अभी। अब वो दोनों वहाँ से भागते हैं। विंग जो कि हॉस्पिटल के सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था और वो बस वहाँ से उठ करके और वो घर के लिए जैसे ही जाने को होता है, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और वो कहता है हाँ, कल से मैं उस जॉब को क्वाइट करने वाला हूँ और शायद से वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। फिर वो अपना फ़ोन निकालता और कहता है कल मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, पर मैं ये सब नहीं सह सकता। क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? मैं अपनी मॉम को भी बताना नहीं चाहता ये सभी चीज़ें, क्योंकि मुझे डर लगता है। पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बस एक न्यू स्टार्ट करूँ, फ्रेश, ये सब से दूर। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। और इतना बोल कर के और वो एक ऐसे लिख देता है कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे तुम आ जाओगे? और वो उस मास्क मैन को मैसेज किया हुआ था। वो एक छोटा-सा ना पहाड़ी इलाका टाइप का था और वो सिटी में ही था, लेकिन एक ऊँचा जगह होता है ना जहाँ से आप जाओ तो चाँद और तारे को देख सकते हो, सिटी का सबसे ऊँचा प्लेस। तो वो एक सी साइड के ऊपर ना टावर क्लॉक था। तो वो उस टावर क्लॉक के पास जाता है, उस बारिश में भीगते हुए, और वो उस टावर क्लॉक के ऊपर ही खड़ा था और ऊपर देख रहा था आसमान में जहाँ तेज़ बारिश हो रही थी। चाँद अपने तीज पे था और आंधी-तूफ़ान भी चल रहे थे और वहाँ पे खड़ा होकर के कहता है, "बस बहुत हो गया। कब तक मैं बर्दाश्त करूँ और कब तक मैं।" सच में मुझे पता है कि आर्ट के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बुली करने वाले लोग होते हैं, पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। और वो थोड़ा गीला होने के बाद वो अंदर नीचे आता है, जहाँ पे वो हाँफते हुए किसी की वॉइस सुनता है। जब वो उसके सामने आता है, विंग डर जाता है और कहता है, "वांगजी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" और वांगजी जो कि भाग कर आता है, विंग की गीली पड़ी बॉडी को पूरा अपनी बाहों में समेटते हुए कहता है, "इडियट, तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, तुम कहाँ जाने वाले थे और क्यों? बताओगे मुझे? और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मुझे बिना बताए इस जॉब को क्वाइट करने वाले हो?" विंग को जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है, "सर, आप ये क्या बोल रहे हैं?"
भांग जी विंग को सबसे पहले तो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे ब्रूटली किस करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से वो सीढ़ी के पास लगा दीवार से टिक जाता है। और विंग अपने बॉडी को जो कि ढीला नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों जैसे उसने देखा कि वांगजी एकदम डीप इंटेंस किस में खो रहा है, वो नम भर जाता है। किस करके सेपरेट होने के बाद वांगजी हाँफते हुए उसे कहता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जाने वाले थे? तुमने सोचा भी कैसे? हाँ। किंग कहता है, सर मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला था। आई मीन कि आपको कैसे पता चला कि मैं ये सब? वांगजी अपना फोन निकालता है और वो मैसेज जो भी विंग ने करा हुआ था वो सब वांगजी को दिखा देता है। विंग टोटल कंफ्यूज कहता है, आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसे मार डाला? यू आर मर्डर। क्यों 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 क्यों? और वो वांगजी को ऐसे ना हिट करने लगता है। वांगजी उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर से पिन करते हुए कहता है, आई एम नॉट अ मर्डरर, एक मिनट रुको। और फिर वो उसको छोड़ता है और कहता है, ऐसे खड़े रहना आराम से। फिर अपने पॉकेट से मास्क निकालता है, हालांकि वो भी गीला हो चुका था और उसका पूरे बॉडी के ऊपर का कपड़ा सब कुछ गीला हो चुका था। और फिर वो उसे लगा करके और फिर वो उसके सामने वो रिप्रेजेंट होता है। विंग जो उसको देखता है उसकी आईज को, क्योंकि जब वो हैंड वॉश कर रहा था वॉशरूम में तो ओनली फॉर जियांग सिंह और विंग दोनों ने उसकी आईज ही देखी थी और कुछ भी नहीं। तो जब वो उसको देखता है कहता है, तो वो मास्क मैन आप थे? राम जी मास्क का कवर हटाते हुए कहता है, हाँ मैं था, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से हारते हुए और टूटते हुए नहीं देख सकता था। विंग रोते रोते कहता है, तो शुरू से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब आप कर रहे थे? जी कहता, हाँ मैं कर रहा था। विंग फिर से रोते हुए कहता है, वो जो मेरे लिए बुके भेजना, चॉकलेट भेजना, मेरे लिए एडवांस में टैक्सी का पेमेंट करना, मैं कहीं जाता था उससे पहले ही सभी चीज़ों को अरेंज करवा देना, इवन मेरे लिए टाइम टू टाइम कॉफ़ी और खाने के लिए केक का ऑर्डर करना। जी कहता है, हाँ वो सब कुछ मैंने किया था। मैंने, क्योंकि मैं अपने लिटिल किडो को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि आज हिया ने तुम्हें बुली किया है ना। हिया आज के बाद तुम्हें कभी बुली नहीं करेगी। लिंग कहता है, क्यों? कहता है, क्योंकि मैंने उसे निकाल दिया है और वो अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है? और अपनी आईज बंद करते हुए कहता है, क्योंकि मैंने भी उसे 2 थप्पड़ लगाए हैं। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। पिंक कहता है, क्यों मारा? मैंने उसे डराया था। वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने उसका गला दबाया था। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम सेल्फ डिफेंड करना सीख चुके हो विंग, पर तुम लोगों के बारे में बहुत सोचते हो। विंग कहता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। वांग जी उसको चिन को एकदम जोर से पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, तो फिर मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? हाँ, जब तुम्हारा हाथ फ्लटर कर रहा था तो तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे लाइक करने लगे हो? विंग ना ऐसे ब्लिंक करते हुए था, मैं आपको लाइक नहीं करता, मैं तो मास्क मैन वाले को लाइक करता था ना। वांग जी उसके कान में धीरे से कहता है, और वो दोनों मैं ही हूँ, समझे तुम? और विंग उसको देख रहा था और कहता है, तो क्या आप मेरे ड्रीम बॉय हो? आप एक चमकता हुआ सितारा हो, एक एक ऐसा स्टार, और मैं एक नॉर्मल सा एक मैनेजर आपका, और सेट पे एक स्पोर्ट बॉय। तो मैं कैसे? भांगजी कहता है, नो, नॉट आई एम योर ड्रीम बॉय बिकॉज यू आर माई ड्रीम बॉय विंग। क्या तुम्हें याद है? और फिर विंग एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पे वांगजी एक फ्लैशबैक दिखाता है विंग को, जहाँ पे विंग जिस कॉलेज में पढ़ता था उसके लास्ट ईयर के टाइम पे वांगजी उस कॉलेज में आया हुआ था एज ए मॉडल, सभी को ऐसे बताने के लिए कि मॉडलिंग करियर कैसे स्टार्ट करना है, कपड़े वगैरह पहनकर कैसे रैंप वॉक करते हैं। तो एक एक क्लास हो गया था उसका, जहाँ पे वांगजी वहाँ पे बताने के लिए आया हुआ था। विंग भी इसी की पढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से उस क्लास में विंग भी था। और विंग थोड़ा लेट से पहुंचा था हाँफते हुए, और इसके बैग में एक छोटा सा किटन था जिसको वो लेकर के आया था, और क्लास टीचर ने उसे बहुत डांट भी लगाई थी और विंग ने उस किटन को बाहर निकाल दिया हुआ था। वांग जी जब पहली बार विंग को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तब से वो पहली नजर में विंग को पसंद आ गया था, और वो पूरे क्लास के टाइम पीरियड के दौरान वांग जी सबको बता भी रहा था और विंग को देख भी रहा था। विंग जो उसकी सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन हाँ सभी सीनियर्स थे और वो लोग, तो इसी वजह से कोई ज्यादा नोटिस नहीं कर रहा था। एंड होने पे वांग जी टॉयलेट जब आता है तो विंग भी आया हुआ था और वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जहाँ पे उसने सुना था कि हाँ मैं भी इसी दिन इसी तरीके से एक बहुत बड़े मॉडल से शादी करूंगा और मैं उसे अपना ड्रीम बॉय बनाऊंगा।
क्योंकि मुझे ना मॉडल्स बहुत पसंद आते हैं, खासकर वो जिसकी बॉडी शेप्स अच्छे होते हैं और जो शुगर डैडी टाइप्स होते हैं। उसकी बात सुनकर के वांग जी स्माइल करने लगता और कहता, शुगर डैडी टाइप्स, तो मुझे तुम्हारे लिए अलग से बिजनेस भी स्टार्ट करना होगा ताकि मैं तुम्हारा शुगर डैडी बन पाऊँ। और ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो कर ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं लैंस जो हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से जब जाने को होता है, तो रास्ते में जब वो जा रहा होता है ना, तो विंग ना उसी के टन को छुपा-छुप खिला रहा होता है और इसके बालों को ना ऐसे-ऐसे फर को ना ऐसे सहला रहा होता है, जिसे देख कर के वांग जी विंग को बस देखता ही रह जाता है। और उस समय उसके साथ कोई भी नहीं था और वो चला जाता है। तब से लेकर के वांग जी ने अभी तक जो मेहनत किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ विंग को पाने के लिए किया था। पहली बार जब विंग इंटरव्यू देने के लिए आया था, तो वांग जी ने देख लिया था कि विंग इंटरव्यू देने के लिए आया है। हालाँकि वो इंटरव्यू में पास नहीं किया हुआ था, जियांग चेंग और उसके साथ 3 जो थे और वो निकल चुके थे। तो 4 का क्रू निकलना था, 1 फेल होता तो वो तीनों भी फेल हो जाते। वो भी, और वांग जी को जब पता चला उसके पोर्टफोलियो में कि ये वही लड़का है, क्योंकि उसकी पिक्चर देखते ही विंग को याद आ गया था, तो वांग जी सीधे कहता है, फाइनल करो इसे, और हाँ, इसे मैंने मैनेजर के पोस्ट पे रखो। क्रिस को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, वांग जी के ऑर्डर्स को वो डिसओबे भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे रख दिया जाता है। और अभी फाइनली वांग जी अपना लव कन्फेस कर चुका था और कहता है, चलो यहाँ से, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और विंग और वो दोनों नीचे आते हैं। वांग जी विंग को लेकर के अपने घर आता है। क्रिस उसको छोड़ने के बाद कहता है, सर मैं कल आके चला जाता हूँ। बाहर बारिश हो रही थी और वांग जी अपना शर्ट उतारता है, कोट उतारता है, टाई को खोल वोल के साइड में फेंकता है और विंग को जबड़े को पकड़ के उसके लिप्स को सहलाते हुए कहता है, तो फाइनली आज हम एक हुए ना विंग। विंग जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई साहब वांग जी के कहने का मतलब क्या है। उससे पहले वांग जी उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ वो हॉट नॉट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग फ्रंट से नहीं बल्कि बैक के साथ उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था। और विंग जिस तरह से करा रहा था, सांस निकाल रहा था, वांग जी गोन क्रेजी हो रहा था। अपने एक लंबे हॉट सेशन खत्म करने के बाद वांग जी उससे कहता है, कल हम मॉम के पास चलेंगे, ठीक है ना? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन करके वो बस कुछ भी नहीं बोलता और एक ही बात बोलता है, सर हमारे लेवल्स अलग है, हम बहुत बड़े हैं और आप। वो फिर से उसे मना तो करता है, पर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, शट अप, इसके आगे कुछ मत बोलना। फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह वांग जी विंग को रेडी करता है बहुत ही क्यूट स्टाइल से। फिर उसको आ, खुद को भी वो रेडी करता है और कहता है, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, इससे पहले कि मेरे अंकल मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दे। और फिर वो दोनों घर आते हैं। आने के साथ ही विंग के मॉम और उसके डैड दोनों घर पे ही थे और विंग कल रात को नहीं आया था, तो वो विंग को मारने के लिए जैसे ही बाहर आने वाली थी, तैसे ही वो वांग जी को देख करके रुक जाती है। फिर वांग जी उसकी मॉम को ग्रीट करता है, उसकी मॉम उसे अंदर आने को बोलते हैं। वहाँ पे अंकल भी बैठे हुए थे। वांग जी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहता है, सर मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। उसके डैड तो एकदम चीख ही पड़ते और उसकी मॉम भी चीख पड़ते हुए कहते, क्या त क्या तुम्हारे साथ इसने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ, मैं इसकी टाँगें तोड़ दूँ। वांग जी उसके सेल्फ डिफेंस में विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, नो, एक्चुअली मैं इसने कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं खुद चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप हमें परमिशन कर दीजिए। हमें शादी करने के लिए अलाउ कर दीजिए मैम, प्लीज़। उसके मॉम डैड कहते हैं, सर एक्चुअली में हम लोग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका स्टेटस हमें रिजेंबल नहीं कर सकता सर, और अगर आप मेरे बेटे से शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पंग जी कहता है, हमें लोगों को बताना नहीं है कि मैं शादी कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मेरे फैमिली को, मेरे अंकल को, मेरे गगो को पता है, बस दैट्स इट। और मैं किसी को बताना नहीं चाहता, प्लीज। और इतना बोलकर वांग जी अपने घुटनों पे बैठा हुआ था। उसकी मॉम को थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी वो विंग को देखते हुए कहता, बाबा क्या तुम भी लाइक करते हो? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, मॉम अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा, पर हाँ मैं सर को पसंद करता हूँ। उसके मॉम डैड के पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो लोग शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फाइनली शादी वाले दिन, जैसा कि विंग ने स्टार्टिंग में ड्रीम देखा हुआ था, वांग जी ने उस वैंकुट को फूलों से सजाया हुआ था, जो कि एक कॉटेज टाइप का था। वो घर सी साइड पे बना हुआ था और उस घर के अंदर उन दोनों को एंट्री करानी थी, जहाँ पे उस प्रेस्ट खड़ा था और बाहर से एक बहुत ह्यूज सा गेट बना हुआ था। पिंक जब वो उस क्वार्टर्स को देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये वही ड्रीम है जो आज रियलिटी में चेंज हो रहा है। वांग जी विंग के हाथों में हाथ डाले उसे वहां तक लेके जाता है। दोनों स्टेज पे खड़े थे और सारे लोग वहां पे थे। वांग जी अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक रिंग का बॉक्स है।
वो विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, विंग, बी माई ड्रीम बॉय। विंग जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो नीचे बैठा हुआ था और सामने वाले शख्स को वो बोल रहा था जो कि एक स्टार था, और उसने उस पर उसका फेस तक नहीं देखा था। और आज वांगजी नीचे बैठा हुआ है और वो विंग को प्रपोज कर रहा है। विंग बहुत ज्यादा नर्वस था। वांगजी ऊपर उठता है, उसके हाथ में वो रिंग था, बॉक्स उसने हटा दिया हुआ था, और वो विंग के हाथों में रिंग डालते हुए कहता है, प्लीज से यस विंग। विंग डरते हुए अपने लिप्स के साथ में कहता है, हाँ हाँ। वांगजी उसके फोरहेड पे किस करता है बहुत जोर से, और उसे गले लगाते हुए कहता, थैंक गॉड, मैं तो मर ही गया था डर के मारे। उसके बाद फिर प्रेस्ट उन दोनों को शादी के रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे उसके अंकल, उसके लैंसिजन, आयुआन, जियांगचिंग, होल फैमिली बैठी हुई थी। कुछ कलीग्स थे और कुछ फ्रेंड्स थे। वो दोनों जब शादी कंप्लीट कर लेते हैं तो बाहर आते हैं, जहाँ पे उसके अंकल मुंह फुलाए बैठे हुए थे। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब वांगजी विंग के पेरेंट्स ने हाँ कर दिया हुआ था तो वांगजी घर आया था। लैंसिजन को भी बोला हुआ था अभी आओ। आने के साथ ही उसने विंग के पिक्चर को अपने फोन में जो लिया हुआ था वो सामने रखते हुए कहता है, मुझे इनसे शादी करनी है। आप हाँ बोलो ना बोलो, हमने फिक्स कर दिया है, आप आ जाइएगा उस दिन। अब वांगजी को यकीन तो नहीं था कि उसके अंकल आएंगे, क्योंकि उसने उससे पूछा तक नहीं, बात नहीं की, सीधे वो बोल के धमकी दे के निकल गया, सीधे चुपचाप आ जाइयो शादी में। तो इसलिए वजह से उसके अंकल थोड़े से नाराज थे। जब विंग और वांगजी जब वहां पे ग्रीट करने आते हैं तो उसके अंकल तो वांगजी से बहुत नाराज थे, कुछ बोलते बोलते नहीं है। लेकिन जैसे ही वो विंग को देखते हैं, हाय उसके क्यूट सा फेस देख करके, तो अंकल का दिल तो पिघल गया था। और वो विंग को गले लगाते हुए कहते हैं, तुम इतने प्रीटी हो बच्चा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने क्यूट और प्रीटी हो। सच में वांगजी की चॉइस काबिले तारीफ है, पर मैं वांगजी को माफ नहीं करूंगा। उसने उसने तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए लाया तक नहीं, मुझे दिखाया तक नहीं कि वो किससे शादी कर रहा है, और सीधे बोल के आ गया, हाँ फोन से अलग लगते हो तुम, उस पिक्चर से कहीं ज्यादा बेटर। आयुआन कहता है, दादू मैंने तो आपको बोला था ना कि गगा बहुत ज्यादा प्रिटी है, और वो मेरे साथ फुटबॉल भी खेले थे। और वो प्रीति गग्गा कहाँ है? तो फिर वो ढूंढते ढूंढते उसकी नजर जियांगचिंग पे जाते हुए कहते हैं, वो रहे वो, उन्होंने ही ये स्टार्ट करा था मेरे साथ खेलना। और वो जियांगचिंग की बात कर रहा था। अंकल किरण और लैन सिचेन और युआन सब उस तरफ देखते हैं जहाँ पे जियांगचैंग इन्हीं लोगों को देख रहा होता है। जब जियांगचिंग उस बेबी बॉबो को देखता है तो वो वहां आते हुए कहता है, हे लिटिल किडो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी लैन सिचेन बोलते हैं, ये मेरा बेटा है आयुआन। आयुआन सीधे कहता है, अंकल आप जैसे मेरे अंकल ने इनसे शादी करी, वैसे ही क्या आप मेरे डैड से शादी करके मेरे साथ घर आ सकते हो? भाई साहब जियांग सिंह की तोते उड़ गए थे, और सारे लोग हाँ करके देख रहे थे इस बेबी बाबा को। लैंसी जी कहता, बेबी आप ये क्या बोल रहे हो?" आयन कहता है, मुझे मम्मा चाहिए, पर मुझे पता है आप किसी से शादी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने सुना मम्मा आपको छोड़ के चली गई ना, तो आप किसी से शादी नहीं करोगे, पर आप मेरे लिए एक डैड ला दोगे, ट्रीटी डैड जैसे ये है। और वो जियांग छिंग की बात कर रहा था। जियांग छिंग लैंसी चिन को देखते हुए कहता है, अगर आपका डैड चाहे तो मैं आपका प्रीटी डैड बनने के लिए तैयार हूँ, है ना बेबी? उसकी बात सुनकर के सभी लोग एकदम शॉक एंड सरप्राइज थे। भाई सब यहाँ विंग और वांगजी की शादी क्या हुई थी, यहाँ पे अलग डिस्कशन चल रहा था। आयन कहता है, सच्ची? और इतना बोल करके वो कहता है, ये, और वो कहता है, अंकल अंकल कल कल मेरे डैडा को भी शादी करा दो ना। तो वांगजी कहता है, कल क्यों, आज और अभी करा देते हैं। फिर आनंद फानंद में क्रिस को भेजा जाता है, 2 रिंग लाया जाता है, और विंग और हमारा युवान एक तरफ से विंग जियांगशिंग को रेडी करके लेके आया हुआ था, और युवान अपने डैड को रेडी करके लाता है। और वांगजी और अंकल सबका वेट कर रहे थे बेसब्री के साथ में। अब वो दोनों फिर आमने सामने खड़े थे, जहाँ पे युवान के हाथ में रिंग था, और वो एक एक रिंग दोनों को दे देते हैं, जहाँ पे उन दोनों को एक्सचेंज करना था। एक्सचेंज करने के साथ भी लैन सिचिन और जियांगशिंग दोनों की शादी हो जाती है। और फाइनली इन 4 घंटे के अंदर में 2 जोड़ों की शादी हो चुकी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे, और वांगजी खास करके विंग के हाथों को अपने हाथों में होल्ड किए हुए था। और विंग सच में वांगजी की तरफ को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, सच में मुझे लगा नहीं था कि मैं उस ड्रीम बॉय से शादी कर लूंगा। और जिस एंगल से वांगजी और विंग खड़े थे, सनसेट का टाइम था। वांगजी के फेस पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी हल्की हल्की, और वे ऐसा ही व्यू बन रहा था जैसा कि विंग ने अपने ड्रीम में देखा था, जहाँ पे वांगजी के चेहरे पे प्रकाश था, और विंग उसके फेस को देख नहीं पा रहा था। और विंग धीरे से बोलता है, यू आर माई ड्रीम बॉय वांगजी,
और इतना बोलकर वो अपने सर उसके ऊपर टिका देता है, जहाँ पे लैन सिचेन और जियांग छिंग एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे, और ये दोनों एक दूसरे के एहसास में। उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों का हैप्पी वाला वेडिंग नाइट वेट कर रहा होता है। तो इसी के साथ ये वन शॉट खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।